हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और भाई कंसिस्टेंसी से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो एक बार आप सबका फिर से स्वागत है भाई। आप सबको पता है कि इस चैनल पे हमने साइंस के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बैच स्टार्ट किया था भाई। जो भी नए बच्चे जुड़े हैं उनको बता दूं कि अपने सबसे पहले मतलब साइंस के अंदर आप सबको पता है कि जैसे तीन सब सब्जेक्ट हैं भाई, जैसे बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स भाई। जैसे बहुत बायोलॉजी की बात की जाए जीव विज्ञान, केमिस्ट्री रासायनिक विज्ञान और फिजिक्स की बात की जाए भौतिक विज्ञान। तो सबसे पहले हमने बायोलॉजी को स्टार्ट किया था भाई। बायोलॉजी के अंदर भी हमने सबसे पहले जो टॉपिक उठाया था वो क्या उठाया था भाई, हमने सेल उठाया था भाई, कोशिका उठाया था। ठीक है, तो कोशिका के अंदर दूसरी आज की क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और इसके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना भाई, पिछले 10-12 साल के, वो कंप्लीट करेंगे। आज आपका क्या होगा, आज की जो क्लास है ना सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है भाई। बस आज की क्लास है ना केवल मेरे कहने से भाई, स्टार्टिंग से लेकर है ना लास्ट तक आप इस क्लास को फिनिश करना। जैसे हम आज क्या करेंगे, स्टार्टिंग से लेकर एक बार जल्दी जल्दी रिपीट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, बाकी जो हमारा जो पोर्शन बचा है ना उसको कंप्लीट करके और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे। क्योंकि देखो मेरी क्लास में हो सकता है भाई, बाकी क्लासेस से हो सकता है भाई 15-20 मिनट या आधा घंटा ज़्यादा लगे, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि मेरा जो भी टॉपिक मैं जो कराऊँ वो क्लास का क्लास में ही आपको बिल्कुल सेट हो जाए भाई माइंड के अंदर। ठीक है, आपको एक्स्ट्रा कुछ भी ना करना पड़े, आपको बस फिर क्या करना पड़े कि भाई कोई भी क्वेश्चन उठाए कहीं से, किसी बुक से, किसी ऑनलाइन, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन कर लेना। बस आज मेरी केवल एक बात मान लो, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आज ये क्लास है ना बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर कंप्लीट लास्ट तक बिल्कुल आपने क्लास को फिनिश करना है भाई। और मान लो किसी को देखो ये चीज़ें आती हैं जो मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, वो ये कर सकता है कि इसको 2x स्पीड में देख ले, 1.5x स्पीड में देख ले, लेकिन एक बार रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है भाई। इसलिए हम क्या करते हैं, जल्दी से बिना किसी टाइम वेस्ट के जल्दी से एक बार रिवीजन करेंगे। जो बाकी पोर्शन है उसको बचा हुआ उसको कंप्लीट करेंगे और बाकी फिर हम केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे भाई। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको पता चलेगा कि हमने क्या क्या चीज़ें एक्स्ट्रा पढ़ी हैं, या ये पोर्शन भाई जो आप बोल रहे थे कि भाई एक वीडियो के अंदर ही करा दो, एक ही क्लास के अंदर करा दो, ऐसे हो सकता है कि नहीं हो सकती साइंस। आज आपको बिल्कुल क्लियर होगा, इसलिए बस बार बार मैं यही रिपीट कर रहा हूँ कि ये कल आज क्लास है ना, आज के बाद आप कोई क्लास लेना मत लेना वो आपकी मर्जी है, लेकिन ये क्लास है ना एक बार स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक लेना। अगर आपको ये लग रहा है ये टॉपिक मेरे को आता है तो 2x स्पीड में देख लेना जल्दी से। अब शुरू करते हैं। जैसे हमने सबसे पहले टॉपिक लिया सेल। सेल मतलब कोशिका भाई। सबसे पहले हमने पढ़ा कि कोशिका होती क्या है। तो कोशिका क्या है भाई, निर्माण खंड है, ठीक है, मौलिक इकाई है, संरचनात्मक, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। जब भी अगर बात की जाए मतलब फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, ठीक है। दूसरी बाइलैंग्वेज चीजें चल रही ठीक है, अब तक जो क्लास हुई वो भी बाइलैंग्वेज हुई है और अब भी क्या है, बिल्कुल बाइलैंग्वेज चलेगी आगे हमेशा के लिए, ठीक है। तो जब भी हमने सबसे पहले हमने जो चीज़ पढ़ी, देखो जल्दी जल्दी मैं रिपीट करता हूँ। सबसे पहले हमने जो चीज़ पढ़ी वो क्या पढ़ी, सबसे पहले हमने पढ़ी कि भाई सेल होती क्या है, कोशिका होती क्या है, वो हमने पता लगा लिया क्या होती है। उसके बाद हमने पढ़ी थी डिस्कवरी ऑफ सेल। बिल्कुल आपके टिप्स पे होगा भाई टॉपिक की, बिल्कुल ऐसे भी पता होगा कि हमने क्या क्या पढ़ा। डिस्कवरी ऑफ सेल्स में अगर बात की जाए, सबसे पहले साइंटिस्ट का नाम है जिसका नाम था भाई रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था भाई, सबसे पहले डिस्कवरी की थी डेड सेल की। डेड मतलब डेड, उसने क्या किया था, बार्क ऑफ ट्री मतलब जो पेड़ की जो साल होती है उसके ऊपर से क्या किया था उसने, उस पर डिस्कवरी की थी सेल की। तो वो क्या थी, कैसी थी, डेड। अगर डेड सेल की डिस्कवरी हो रही थी तो किसी ना किसी ने क्या की थी, लिविंग की भी की होगी। तो लिविंग की जो की थी वो किसने की थी, एंटन वॉन ल्यूवेनहुक ने की थी। एंटन वॉन ल्यूवेनहुक। दूसरी बात की जाए, आपके पास पीडीएफ है भाई, अब नोट्स हैं। अगर किसी के पास नहीं है, जो नया बच्चा जुड़ा है, तो टेलीग्राम चैनल है भाई, सिलेक्टेड विद सिलेक्शन विद जीत नाम से, तो वहां से क्या कर सकता है भाई, ले सकता है पीडीएफ और नोट्स अपने, मतलब इस क्लास के जो मैं यहाँ पे करा रहा हूँ। बाकी क्या है, आज की क्लास में मैंने आपके लिए कितनी मेहनत की है वो आपको पता चलेगा धीरे धीरे, ठीक है। जल्दी से हम क्या करेंगे, मतलब डिस्कवरी की बात कर रहे थे तो एंटन वॉन ल्यूवेनहुक ने लिविंग सेल की डिस्कवरी जो की, वो किसी की पॉन्ड के अंदर, तालाब के अंदर वो गई, उन्होंने जो माइक्रोस्कोप बनाया था उसने, उन्होंने वहाँ पे एक बैक्टीरिया को देखा और बैक्टीरिया को अपने माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व किया तो उन्होंने क्या दिख गई, मतलब लिविंग सेल मिल गई। उसके बाद क्या आ गई थी, सेल थ्योरी। सेल थ्योरी की अगर बात की जाए तो वो किसी ने दी थी, स्क्वेल्डियन और सोन ने दी थी, दो साइंटिस्ट। उन्होंने क्या कहते हैं, जितने भी इस दुनिया के पेड़ पौधे हैं ना, या जो कोई भी पशु है, वो सारे के सारे सेल से कोशिका उसके मिल के बने हैं। और दूसरी, उसके बाद आया था रुडोल्फ वर्चू। रुडोल्फ वर्चू ने क्या कही थी, ओमनी सेलुला ई सेलुला थ्योरी दी थी। ओमनी सेलुला ई सेलुला का मतलब होता है कि कोई भी नई सेल बनेगी नहीं, वो अपनी पहली वाली सेल से ही बनेगी। इंग्लिश वाले ध्यान देंगे, न्यू सेल्स आर ऑलवेज फाउंड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी कि जो सेल पहले एग्जिस्ट कर रही है ना उन्हीं से नई सेल बनती है। दूसरा बाईलैंग्वेज चलेंगे भाई बिल्कुल। अब इस पॉइंट को देखो, जल्दी से देखो, ये देखो आपके लिए बिल्कुल
देखो, सबसे पहले कौन आया, रॉबर्ट हुक आया भाई, उसने डिस्कवरी की थी। ठीक है, डिस्कवरी की थी रॉबर्ट ने, क्या किया था, डेड सेल की डिस्कवरी कर ली थी। उसके बाद एंटन ल्यूवन हुक आया, उसने लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी। उसके बाद स्कल्डिन और स्वॉन, दो साइंटिस्ट आए थे, इन्होंने क्या की दी थी, सेल थ्योरी दी थी भाई। जितनी भी सेल बनती है वो नहीं, चाहे प्लांट की हो, चाहे एनिमल की हो, चाहे पशुओं की हो, चाहे वो पौधों की हो, वो सारी की सारी, सारे के सारे जो जीव है, ऑर्गेनिज्म है, सारे के सारे सेल से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, उसके बाद कौन आया था, रूडोल्फ वर्चू आया था, उन्होंने क्या की थी, ओमनी सेलुला सेलुला, ये थ्योरी दी थी, सबसे इंपॉर्टेंट ये जो थ्योरी दी थी। दूसरी बात, किसी को ये टॉपिक चाहिए, ठीक है, दूसरी इस क्लास की हम क्या कर सकते हैं, पीडीएफ भी शेयर कर सकते हैं अगर किसी को चाहिए तो भाई। इस जैसे मैंने जो आपके लिए जो पीडीएफ तैयार की है, ठीक है, इस क्लास की मैं क्या कर सकता हूँ, आपको ये पीडीएफ दे सकता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई हमारे पास ये चीज़ें नहीं है, चीज़ें केवल वही हैं जो पीडीएफ के अंदर थी, और जो भी आज नई चीज़ें बिल्कुल नोट कराऊंगा भाई। मैंने आपको पहले ही बोला था, जो हमारी पीडीएफ है वो केवल इसलिए, पीडीएफ जो कंसीडर की थी ना भाई, वो मैंने केवल इसलिए कंसीडर की थी कि इतना टाइम नहीं था कि अपने भाई नोट्स बनाए, अपनी पीडीएफ बनाए। ठीक है, बस वो एक पोर्शन था कि भाई उसको हम यूज कर सकते थे, और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे क्या की है, उनमें सुधार किया है, आपको पता भी चलेगा। जैसे आवाज़ में भी कुछ बोल रहे थे कि भाई स्लो आवाज़ आती है, ठीक है, उसमें भी, और जो ज़ूम नहीं हो रहा था ये देखो। ठीक है, हर चीज़ पे सुधार होगा। ठीक है, बस आप ऐसे ही साथ बनाए रखना। ठीक है, कल थोड़ा इश्यू हो गया था कि भाई क्लास नहीं आई थी। ठीक है, मैंने आपसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की, आपने मेरे से की। ठीक है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है भाई, थोड़ा इश्यू देखो, इससे पता है क्या, देखो आपसे कोई छुपाने की बात नहीं है भाई। ये चैनल जो है ना, बिल्कुल ऐसा चैनल है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, और यहाँ पे जो बिल्कुल चीज़ें होंगी ना, बिल्कुल क्लियर होगी। जैसे हम किसी टॉपिक को कंप्लीट कराएंगे ना, वैसे क्लियर बिल्कुल साफ स्पष्ट बातें आपसे होंगी जो सच होगी। ठीक है, बात ही ये थी भी, जैसे क्लास फर्स्ट आई, ठीक है, क्लास फर्स्ट आई, ठीक है, तो क्लास क्लास जो फर्स्ट आई है ना सेल की, उस पे क्या किया, लगभग 4 की, मतलब लगभग 4000 बच्चों ने उसको क्या किया, विजिट किया, मतलब उस क्लासेज को देखा। लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, सेकंड क्लास में वो 2000 हो गए, थर्ड क्लास में क्या हो गए, वो 1000 हो गए। तो जो जीत भाई थे उनको लगा कि भाई मैंने टीचर रख लिया, ठीक है, टीचर रख लिया तो टीचर को फीस देंगे, तो फीस देंगे कहाँ से, उनके पास कुछ आना तो चाहिए। वो बाकियों की तरह भाई, यहाँ पे देखो वो तो है नहीं कि भाई बैच बेच रहे हैं हम, ठीक है, आपसे कुछ ले रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, 999 दो, अब 3000, 999 दो, अब 5000 पैसे दे दो, वो सब तो यहाँ चलेगा नहीं। और देखो गारंटी है, ठीक है, आप है ना, आज आज मेरी रिक्वेस्ट से, आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप सब मेरे छोटे भाई बहनों, सबसे है ना, आज मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, आज की जो ये मेरी क्लास है ना, बस ये केवल ये क्लास फर्स्ट से लेके, फर्स्ट स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देख लेना। किसी को ये लग रहा है कि चीजें रिपीट हो रही हैं, ये सब हमें पता है, तो 2x में देख लेना भाई, 1.5x में देख लेना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आज आज केवल ये क्लास देखोगे ना भाई, ये टॉपिक है ना, सच बता रहा हूँ आपको, दोबारा तो है ना रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, गारंटी है भाई। और दूसरे जो डाउट आ रहे थे ना कि भाई प्रीवियस ईयर, कि भाई चार कैसा टीचर है, पता नहीं कि भाई कैसा टीचर है, 4 क्लास के अंदर तो इसने शैल कोशिका को कराया है। तो भाई इस चीज को समझो भाई, आप समझो कि जो टॉपिक है ना रिलेटेड है, और मैं स्टार्टिंग से पहले दिन से बोल रहा हूँ कि कोई भी टॉपिक रिलेटेड होगा ना दूसरे पोर्शन से, तो मैं वो साथ कराऊंगा और वो चीजें नोट कराऊंगा। और फिर भी ये लगे कि डाउट होता है, देखो आपकी जगह कोई भी हो ना, हम भी होते थे तो हमें भी होता था कि भैया इतना थोड़ी ना होता है कि 4 4 क्लास में एक ही टॉपिक चल रहा है। देखो लेकिन आपकी समझने की बात है, ठीक है, मैं आपको धोखा नहीं देना चाह रहा। ठीक है, बाकी देखो बाकियों की तरह भाई मैं 40 मिनट की वीडियो क्लास ले लूँ, 50 मिनट की ले लूँ, 1 आवर की ले लूँ, ठीक है, और फिर थंबनेल ऐसा लगा दूँ बिल्कुल अट्रैक्टिव, ठीक है, अट्रैक्टिव कि भाई आप आओगे, ठीक है, बिल्कुल उस पर विजिट करोगे, उस पर व्यूज आएंगे, ठीक है, और जिसका चैनल है उसको व्यूज से मतलब हो। वैसा नहीं है भाई, सच्चाई ऐसा तो नहीं है। ठीक है, लेकिन बात थोड़ी कभी कभी फील होती है ये बात। ठीक है, तो जीत भाई को ये फील हुई, और फील तो मेरे को भी हुई। ठीक है, क्योंकि अगर स्टार्टिंग में, या तो आप स्टार्टिंग में ही मना कर दो, ठीक है, आप ये भी बोलते हो कि चीजें समझ भी आ रही हैं, तो भाई फिर तो आपको मतलब इतना तो सपोर्ट आप कर ही सकते हो ना कम से कम। हम आपसे कोई डिमांड नहीं कर रहे कुछ भी, ऐसी भाई बैच है ये। और आज की पता है, आज की मेंटेलिटी वही, फिर ज्ञान देने वाली बातें शुरू हो जाती है, अपना टाइम वेस्ट होता है। बिल्कुल 2 मिनट में बातें खत्म करता हूँ। ठीक है, तो क्या हो आज के टाइम में मेंटेलिटी पता है स्टूडेंट्स की क्या है, उनको अगर फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट अगर कोई जेन्युइन चीज मिल जाए ना, ठीक है, मैं गारंटी लेता हूँ भाई, ठीक है, 100% बिल्कुल गारंटी लेता हूँ। ठीक है, मैं बिल्कुल पढ़ाना छोड़ दूंगा यूट्यूब पे। आज की जो क्लास है ना, आज की जो क्लास है अपनी, ऐसी क्लास आप मेरे पास कोई भेज देना यूट्यूब पे कि वो बाई लैंग्वेज लो,
ठीक है, बाई लैंग्वेज हो, इतने क्वेश्चन उसने प्रीवियस ईयर के कराए हो और इतने टॉपिक उसने क्लियर कर दिए हो, बस केवल मेरे पास एक क्लास भेज देना कि आप तो ऐसे बोल रहे थे और ये क्लास रहे, ठीक है, मैं कल से ही छोड़ दूंगा, ठीक है, मैं पढ़ाना ही छोड़ दूंगा भाई, ठीक है, लेकिन आप कम से कम देखो, आपको भाई विश्वास दिलाने के लिए पता नहीं क्या क्या बोलना पड़ रहा है, ठीक है, लेकिन भाई कम, मैं तो ज्यादा कुछ तो मांग भी नहीं रहा आपसे, कुछ भी नहीं कह रहा, नहीं मैं आपको ये कह रहा कि भाई मेरी क्लासेज हमेशा देखना, मैं तो केवल आज आज की मेरी डिमांड कर रहा हूँ कि आज आज केवल आप मेरी क्लास देख लेना, आज आज ये जो कंप्लीट क्लास आज देखना ना, और फिर जैसा भी रिव्यू हो ना उसका कमेंट जरूर करना, ठीक है, मान लो अगर ये क्लास 1000 बच्चों ने देखी तो मेरे को कमेंट में 1000 चाहिए भाई, ठीक है, अगर आप रियल में जैसे अब आपने मेरे को दोबारा बुला लिया, ठीक है, कि भाई नई क्लास तो होनी चाहिए, हमें समझ आ रहा था, तो अगर आप सच में ही अगर बुलाना चाह रहे हो और ये बातें है ना भाई, तो आपको देखो, आज आज केवल आज आज बोल रहा हूँ, आज केवल मेरे लिए आप एक कमेंट करोगे भाई, ठीक है, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कुछ भी हो उस चीज से फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, और जो ये टाइम वेस्ट हो रहा है ना 5-10 मिनट का, ये मैं खुद भाई ये गलती मानता हूँ इस चीज की, लेकिन आप भी समझो भाई ये बातें जरूरी हैं, ठीक है, तो हमने ये सारी चीजें कंसीडर कर ली, उसके बाद हमने क्या किया भाई, हमने देखो हमने ये पता लगा ली कि सेल कोशिका होती क्या है, उसके बाद हमने क्या किया कि कोशिका होती क्या है, ये पता लगे तो हमें ये भी तो पता होना चाहिए भाई कोशिका की स्ट्रक्चर की बात है, दूसरा उससे पहले हमने उसका साइज देख लिया, साइज ऑफ सेल, जैसे हमने ये तो साइंटिस्ट ने पता लगा लिया कि भाई सेल होती है, ठीक है, लिविंग होती है, डेड होती है, तो साइज तो बताओ छोटी होती है बड़ी होती है किस ऑर्गेनिज्म की कैसी होती है, तो सबसे पहले हमने साइज की बात की, साइज की अगर बात करें तो सबसे बड़ी जो सेल होती है एग ओपन शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है, सबसे छोटी माइकोप्लाज्म बैक्टीरिया की होती है, तो ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे बड़ी किसकी होती है, ओवम की होती है, सबसे छोटी स्पर्म की होती है, सबसे लॉन्गेस्ट किसकी होती है, वही न्यूरॉन की होती है, देखो इतनी जल्दी जल्दी मैं कैसे रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी बिल्कुल माइंड में सेट है भाई ये चीजें, तो आपके भी हो जाएंगी, कोई बड़ी बात नहीं है भाई, देखो कोई भी बच्चा होता है किसी का आईक्यू लेवल थोड़ा कम हो सकता है, किसी को एक बार बातें बताने समझ आती है, किसी को 4 बार आते हैं तो 4 बार वो रिपीट कर लेगा, क्या ही दिक्कत है भाई, ठीक है, मेहनत से मत घबराओ, मैं बार बार आपको ये बातें बोल रहा हूँ, ठीक है, मेहनत से मत घबराना है, ठीक है, बिल्कुल साइंस की 100% गारंटी के साथ आपका भाई 15 में से 15 क्वेश्चन की कोशिश करूंगा, ठीक है, तो उसके बाद हमने साइज की बात, उसके बाद हमने की भाई स्ट्रक्चर की बात, जब भी हम किसी भी सेल की स्ट्रक्चर की बात करते हैं, मैं आपसे पूछूं ये क्या है, तो आप बोलोगे सेल वॉल है, क्यों भाई आपको क्या पता, मैं बोल दिया ये एनिमल की सेल है, तो एनिमल सेल के अंदर तो सेल वॉल तो कोशिका की भित्ति तो हो ही नहीं सकती, देखो जब भी मैं कोई स्ट्रक्चर बनाऊंगा ना किसी सेल की, या तो वो कोशिका भित्ति हो सकती है, या कोशिका झिल्ली हो सकती है, या तो वो सेल वॉल हो सकती है, या सेल मेम्ब्रेन हो सकती है, बिल्कुल बाइलैंग्वेज चलेंगे, ठीक है, तो ये मैंने बोल दिया एनिमल सेल, हाँ अब मैं बता सकता हूँ ये कोशिका की झिल्ली है, क्योंकि एनिमल के अंदर पशुओं के अंदर क्या हो सकते हैं सेल वॉल नहीं होती, 100% इंपॉर्टेंट पॉइंट, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, एनिमल सेल्स डू डू नॉट हैव सेल वॉल, उनके अंदर सेल वॉल नहीं होती। अगली जो बात की जाएगी, हमने स्ट्रक्चर की बात की, तो जब भी हम किसी भी सेल के स्ट्रक्चर की बात करते हैं उसके सबसे बाहर आती है सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, और एक चीज होती है जिसके अंदर प्लांट्स के अंदर एनिमल्स के अलावा होती है, वो होती है सेल वॉल, तो इन दोनों का हम कंपेरिजन देखेंगे, इन दोनों का हम जल्दी से एक बार कंपेरिजन देखेंगे, दोनों चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है, मान लो यहाँ देख लेते हैं, ठीक है, एक होता है सेल, एक चीज होती है सेल वॉल कोशिका की भित्ति, कोशिका भित्ति, और एक होती है भाई कोशिका की झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको बोलते हैं, जल्दी जल्दी बताओ कोशिका की झिल्ली लिविंग होगी या नॉन लिविंग होगी, जल्दी जल्दी रिपीट करो भाई, बोलोगे ना तभी दिमाग में चीजें सेट होंगी और सारे क्वेश्चन आप कर पाओगे, तो ये लिविंग होती है तो ये कैसी होगी, डेड होगी, दूसरी बात जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज की बनी होती है भाई, ये बनी होती है भाई फोस्फोलिपिड की, फोस्फोलिपोप्रोटीन बोल सकते हैं जिसको, मतलब ये लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, लिपिड प्लस प्रोटीन, बार बार रिपीट कर, जल्दी जल्दी इसलिए रिपीट कर रहा हूँ, जो भी नया बच्चा आया भाई वो इससे पहले हमने बेसिक क्लासेस 3 क्लासेस कर रखे हैं, तो अगर आपको किसी चीज में इश्यू है, किसी भी चीज में प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको वो कंपलसरी है वो क्लासेस देना, तभी समझ आएगा, तो हमने देखा कि वो कोशिका की जो झिल्ली होती है वो लिपोप्रोटीन की बनी होती है, अगर इसकी बात की जाए तो ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म में जो सेल वॉल होती है कोशिका की भित्ति अलग अलग चीजों से बनी होती है, जैसे पौधों के अंदर बात की जाए तो ये सेलुलोज और हेमी सेलुलोज की बनी होती है, आपके पास नोट्स हैं वहाँ चीजें देखते रहें, ठीक है, दूसरी बात की जाए, मतलब किसकी बात की जाए, अगर बात की जाए फंगी, फंगी के अंदर ये किसकी बनी होती है काइटिन की, अगर बैक्टीरिया की बात की जाए तो ये पेप्टिन या पेप्टिडो ग्लाइकोन, सारी चीजें वहाँ पे नोट है भाई, इसलिए जल्दी जल्दी मैं आपको
रिवीजन करा रहा हूँ केवल। ये सारी चीज़ें हमने देख ली, सेल मेम्ब्रेन देख ली, सेल वॉल देख ली। इसके बाद हमने क्या 2 टर्म पढ़ी थी हमने, क्या पढ़ी थी? एक पढ़ा था हमने डिफ्यूज़न और एक हमने पढ़ा था ऑस्मोसिस, ठीक है? डिफ्यूज़न इन दोनों चीज़ों का मतलब बिल्कुल सेम होता है। जहाँ पे कोई एक चीज़ ज़्यादा है और जहाँ पे कोई चीज़ एक कम है, तो ज़्यादा से कम की ओर उस चीज़ का आ जाना ही के इन दोनों चीज़ों को डिफाइन करता है भाई। जैसे हम बात करेंगे डिफ्यूज़न की, डिफ्यूज़न की अगर बात की जाए तो हिंदी वाले ध्यान देंगे विसरण। डिफ्यूज़न क्या होता है? विसरण तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। मैं बोलूँ यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक भाई बाउल है, कटोरी है, ठीक है? तो इसके अंदर मान लो भाई नमक है, और एक यहाँ पे बाउल है, ये छोटी है, और इसके अंदर नमक मान लो छोटी हो या बड़ी, इससे कोई फर्क नहीं, लेकिन नमक जो है इसके अंदर कम है, इसके अंदर ज़्यादा है। तो ज़्यादा से कम की ओर क्या आएगा? नमक आएगा। तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर किसी भी चीज़ का मूव कर जाना ही क्या कहलाता है? डिफ्यूजन कहलाता है। लेकिन अगर ओस्मोसिस, ओस्मोसिस जो टर्म होगी, बार-बार बता रहा हूँ, ओस्मोसिस जो टर्म होती है, ओस्मोसिस जो टर्म होती है, हिंदी वाले ध्यान देंगे, परासरण, ठीक है? तो ये जो टर्म यूज़ होती है तभी होती है जब पानी का बहाव हो, पानी के बहाव की बात हो, फ्लो ऑफ वाटर की बात हो। फ्लो ऑफ वाटर की बात, अगर मान लो यहाँ एक कंटेनर है उसमें पानी है, ठीक है? और यहाँ एक कंटेनर है, यहाँ पानी है, तो यहाँ पानी ज़्यादा है मान लो और यहाँ पे कम है, तो ज़्यादा से कम की ओर पानी का बह जाना, उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? ओस्मोसिस। बाकी सारी चीज़ों के लिए, बाकी सारी चीज़ें हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर अगर बहे ना, तो उसके लिए तो हम डिफ्यूजन का यूज़ करेंगे। और बाकी केवल फ्लो ऑफ वाटर, पानी का अगर बहने की बात हो तो वहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे भाई? ओस्मोसिस का यूज़ करेंगे। दूसरी बात की जाए डिफ्यूजन का, तो सेल से भाई कोशिका में डिफ्यूजन का क्या मतलब? जैसे मैंने बताया था, कोई भी एक कोशिका होती है, कोई भी एक कोशिका होती है, कोई भी एक सेल होती है, तो उसको क्या चाहिए? फूड और वाटर चाहिए भाई, फूड और वाटर चाहिए। तो फूड और वाटर, जैसे मान लीजिए इसको फूड और वाटर और ऑक्सीजन चाहिए, तो जैसे ब्लड के अंदर यहाँ फ्लो होगी तो यहाँ पे ऑक्सीजन आएगी तो ये बाहर की तरफ क्या निकालेगी? CO2। तो ये क्यों? यहाँ पे CO2 क्या हो जाती है? ज़्यादा हो जाती है। इसके अंदर जैसे कोई भी बोले कि भाई ये एक कोशिका है तो इसके अंदर CO2 कहाँ से आ गई? तो कहाँ से आ गई, ये सारी चीज़ें हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन यही बात है कि ये एक प्रोसेस होती है, रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन ऑफ ए सेल, कोशिका का रेस्पिरेशन। ये चीज़ें हम बाद में पढ़ेंगे, सारी चीज़ें डिटेल में। बस आप इतना, अब आपको अब जो ध्यान रखनी वो ये है कि सेल, बात ध्यान रखने योग्य ये है कि सेल के अंदर CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, बाहर CO2 ब्लड के अंदर क्या होती है? कम होती है, तो ज़्यादा से बाहर की ओर आ जाती है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन, इसलिए हम इस डिफ्यूजन टर्म को यहाँ पे पढ़ रहे हैं। दूसरा जो ये डिफ्यूजन ऑस्मोसिस है ना, ये केमिस्ट्री रासायनिक विज्ञान के लिए भी आएगा, इसलिए इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ और बेसिक चीज़ें बढ़ा रहा हूँ। एक बार हम क्या देख लेते हैं? स्ट्रक्चर ऑफ सेल देख लेते हैं भाई। जैसे कोई कोशिका होती है, उसकी उसमें क्या-क्या चीज़ें होती हैं, मतलब उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, ये देखो, ठीक है? हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों एक साथ कर लिए हैं। जैसे भाई ये सेल है, ठीक है? यहाँ पे केवल सेल लिख रखा है, ये नहीं बता रखा है ये प्लांट एनिमल सेल। तो अब मैंने बोल दिया ये एनिमल सेल है तो इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल सकते हैं। दूसरी बात की जाए, कोई भी सेल होगी उसके अंदर क्या होगा? न्यूक्लियस होगा। क्या होगा भाई? न्यूक्लियस होगा भाई, ठीक है? कोई भी एक सेल होगी तो उसके अंदर क्या होगा? न्यूक्लियस होगा। जैसे ये न्यूक्लियस है सारा का सारा, न्यूक्लियस होगा तो इसके न्यूक्लियस के ऊपर क्या होगी? एक कवरिंग होती है न्यूक्लियस के ऊपर, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर एनवेलप। मान लो ये न्यूक्लियस है, इसके ऊपर जो ये कवरिंग होगी ना, यहाँ पे जो कवरिंग होगी इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियर एनवेलप। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर एनवेलप। इस न्यूक्लियस के अंदर क्या है? ये न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस, ये लिख रखा न्यूक्लियोलस, ठीक है? ये न्यूक्लियस, ये लिख रखा, ठीक है? और ये जो सेल मेम्ब्रेन के और इस न्यूक्लियस के बीच में जो जगह होती है, इस सारी जगह को हम क्या बोलते हैं? इस सारी जगह को हम क्या बोलते हैं? जल्दी बताओ क्या बोलते हैं? इस सारे स्पेस को हम क्या बोलते हैं? इस सारी इस जगह को हम क्या बोलते हैं? इस सारी जगह को हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। जैसे सेल के अंदर और न्यूक्लियस के बीच में क्या है? साइटोप्लाज्म। वैसे इस न्यूक्लियस और इस न्यूक्लियोलस, इन दोनों के बीच में ये सारा क्या भरा पड़ा है? न्यूक्लियोप्लाज्म। ये सारी बेसिक चीज़ें हैं भाई, ये आपको पता ही होंगी, ठीक है? बेसिक सारी चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें हैं, तो ये हमारी होगी स्ट्रक्चर ऑफ सेल की अगर बात की जाए। दूसरी बात की जाए, जैसे न्यूक्लियस क्या होता है? बिल्कुल सेंटर ऑफ सेल में, बिल्कुल केंद्र में प्रेज़ेंट होता है। इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं? ब्रेन ऑफ सेल, मतलब किसी भी कोशिका मस्तिष्क बोल सकते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, ठीक है? और इसके अंदर हमने बताया था, कोई भी एक सेल होगी, उसके अंदर क्या होगा? न्यूक्लियस होगा तो उसके अंदर क्या होगा? न्यूक्लियोलस होगा तो उसके अंदर क्या होगा? क्रोमोसोम्स होंगे। क्रोमोसोम्स किस चीज़ से मिलके बने हुए हैं? डीएनए प्लस प्रोटीन से। तो क्रोमोसोम्स हैं तो डीएनए भी है, और अगर कोई डीएनए है तो उसके ऊपर क्या है? जीन्स है। तो इसलिए एक बिल्कुल ऐसे निमोनिक्स में ध्यान रखो, जैसे कोई भी एक सेल होगा, कोई भी एक कोशिका होगी तो उसके अंदर क्या होगा? न्यूक्लियस होगा, केंद्रक होगा तो उसके अंदर न्यूक्लियोलस होगा तो उसके अंदर क्या होंगे? न्यूक्लियोलस के अंदर जल्दी बोलो, न्यूक्लियोलस होगा तो उसके अंदर क्या होंगे? क्रोमोसोम्स होंगे तो उसके अंदर क्या होंगे? डीएनए होगा तो उसके अंदर डीएनए पे क्या होंगे? जीन्स होंगे। ऐसे बिल्कुल निमोनिक्स ध्यान रखना है आपको। कैसे रखना है? क्या क्या चीजें, जल्दी देखो, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। जैसे कोई भी एक
कोई भी एक सेल होगी, कोई भी एक कोशिका होगी, तो उसके अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस होगा तो उसके अंदर न्यूक्लियोलस होगा, न्यूक्लियोलस होगा तो उसके अंदर क्या होंगे, क्रोमोसोम्स होंगे, क्रोमोसोम्स होंगे तो उसके अंदर क्या होगा, क्रोमोफोर डीएनए होगा, डीएनए होंगे तो उसके अंदर क्या होंगे, जीन्स होंगे। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है। ठीक है, ठीक है। तो ये होगी। आगे हमने किसकी बात कर ली, तो देखो वही सारी चीजें हमने, हाँ आगे एक चीज आई थी हमारे पास, सॉल्यूशन। आगे हमारे पास एक चीज आई थी, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, विलियन बोलते हैं भाई, विलियन, विलियन, विलियन की अगर बात की जाए, कोई भी सॉल्यूशन होता है किस चीज से मिलकर बना होता है, सॉल्यूट और प्लस सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्यूट, विलय प्लस विलायक, विलय प्लस विलायक दोनों मिलकर क्या बना देते हैं, कोई भी विलियन बना देते हैं। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलकर क्या बना देते हैं, सॉल्यूशन बना देते हैं। जैसे हमने एग्जांपल लिया, जैसे यहाँ पे कोई कंटेनर है, इसके अंदर क्या है, वाटर है, पानी है, वाटर है, पानी है, और इसके अंदर मैंने बोल दिया कि दो चीनी, हमने इसके अंदर क्या डाल दी, चीनी डाल दी। वैसे तो चीनी दिखाई नहीं देगी, लेकिन ऐसे समझने के लिए, जैसे हमने इसके अंदर चीनी डाल दी, चीनी डाल दी तो ये क्या हो जाएगी, इसके अंदर डिजोल्व हो जाएगी। तो चीनी जो थी यहाँ पे, जो शुगर थी ना भाई, जो चीनी थी, वो तो किसका काम कर रही थी, विलय का काम कर रही थी, किसका काम कर रही थी, सोल्यूट का काम कर रही थी। बाइलिंगुअल चलेंगे, जो यहाँ पे जो वाटर है, पानी है, इसके अंदर पानी किसका काम कर रहा है भाई, पानी जो काम कर रहा है वो किसका काम कर रहा है, सॉल्वेंट का काम कर रहा है भाई, विलायक का काम कर रहा है, विलायक। तो चीनी होगी विलय, और ये हो गया विलायक, विलय और विलायक ने मिलकर क्या बना दिया, विलियन बना दिया, सॉल्यूशन बना दिया। ठीक है, तो ये तो इंपॉर्टेंट बात होगी कि सॉल्यूशन होता क्या। दूसरी अगली जो बात की थी हमने, सॉल्यूशन तीन प्रकार का होता है भाई। एक होता है हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक, एक होता है हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक, और एक होता है आइसोटोनिक। ये तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ही नहीं। हाइपरटोनिक की जब हमने बात की थी, हाइपर, कोई भी चीज हाइपर, हम किसको देखेंगे, विलय को देखेंगे, हमेशा किसको देखेंगे, सॉल्यूट को देखेंगे। तो हाइपर, कोई चीज हाइपर है, किसी चीज का हाइपर होना, सॉल्यूट का ज्यादा मतलब विलय का ज्यादा। अगर किसी सॉल्यूशन के अंदर मान लो सॉल्यूट ज्यादा है, मतलब मान लो चीनी ज्यादा है और जो पानी है वो कम है, चीनी ज़्यादा हो गई, चीनी ज़्यादा हो गई, पानी कम हो गया, तो इसके अंदर अगर हम किसी सेल को एक्सपेरिमेंट करते हैं कि हमने इसके अंदर एक सेल रख दी, सेल रख दी तो इसके अंदर तो पानी कम है, तो सेल के अंदर पानी अगर बाहर कम है तो अंदर कैसा होगा, ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा होगा तो यहाँ से सेल से सारा पानी बाहर निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा तो सेल कैसी हो जाएगी, श्रंकन हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। जैसे ही हाइपरटोनिक सेल के, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर हम किसी सेल को रखेंगे तो वो सिकुड़ जाती है। दूसरी बात की जाए हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक का मतलब कि कोई भी चीज़ क्या हाइपो है, कम है, क्या कम है, अब की बार सोल वही किसको देखते हैं हम हमेशा, सोल्यूट को, विलय को देखते हैं। विलय कम है, विलय कम होगा, मान लो चीनी कम होगी तो पानी क्या हो जाएगा, ज़्यादा, पानी ज़्यादा। इसके अंदर सेल रखेंगे तो बाहर पानी अब की बार क्या है, ज़्यादा, तो इस सेल के अंदर पानी क्या होगा, कम, तो पानी इसके अंदर घुस जाएगा और ये क्या हो जाएगी, स्वोलन हो जाएगी, बिल्कुल फूल जाएगी। ठीक है, तो ये तो कौन सा हो गया, हाइपोटोनिक। ठीक है, बिल्कुल ये बेसिक चीजें आपके पास नोट्स और बेसिक क्लास। अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है ना भाई जल्दी जल्दी, तो आप एक बार रिपीट करना पिछली क्लासेज को। आगे हम जो बात करेंगे ना, इंपॉर्टेंट जो बात करेंगे वो बात करेंगे दूसरा हमने क्या देखी थी, दो प्रकार की सेल देखी थी भाई। एक देखी थी प्रोकैरियोटिक सेल और एक यूकैरियोटिक सेल। जब प्रोकैरियोटिक सेल की बात की जाए तो वो सेल क्या सबसे पहले बनी है, तो वो इतनी ज्यादा विकसित नहीं है, अनडेवलप्ड है। कैसी अनडेवलप्ड है, इतनी ज्यादा विकसित नहीं। उसका जो साइज हो सकता है वो 1 से लेकर 10 माइक्रोमीटर तक हो सकता है, इसका साइज 5 से 10 माइक्रोमीटर तक हो। जल्दी जल्दी रिपीट करा रहा हूँ, जो भी नए बच्चे जुड़े हैं भाई, ये सारी चीजें हमने बेसिक से करा रखी है। तो आप कंपलसरी है कि पिछली क्लासेज आप जरूर देखें। ठीक है, बाकी आपको ये हर चीज समझ में आएगी बिल्कुल बेसिक से। तो ये अनडेवलप्ड है, इतनी ज्यादा डेवलप नहीं हुई। जैसे कोई भी एक सेल होती है तो उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियोलस होता है, उसके अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारी क्या होती है, सेल ऑर्गेनेल होते हैं। कोई भी एक कोशिका होती है तो उसके अंदर केंद्रक होता है, न्यूक्लियोलस होता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, लेकिन अगर कोई कोशिका अगर प्रोकैरियोटिक होगी तो वो तो अभी इतनी ज़्यादा डेवलप ही नहीं हुई, इतनी ज़्यादा विकसित नहीं हुई, तो उसके अंदर न तो न्यूक्लियस होगा, न न्यूक्लियोलस होगा, न न्यूक्लियस होगा। और साइटोप्लाज्मा के अंदर कोई भी सेल ऑर्गेनेल, कोई भी कोशिका अंगांग नहीं होंगी प्रोकैरियोटिक के अंदर। जबकि अगर यूकैरियोटिक की बात की जाए उसके अंदर न्यूक्लियस भी होगा, न्यूक्लियोलस भी होगा, साथ बहुत सारी क्या होंगी, सेल ऑर्गेनेल, कोशिका अंगांग भी होंगे। लेकिन अगर एक कॉमन जो चीज़ है, मतलब जो दोनों के अंदर होगी, वो क्या है भाई, दोनों के अंदर जो होगी ना, वो होंगे राइबोसोम। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि वो चीज बताओ जो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी है और यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी है, तो वो चीज होती है राइबोसोम्स, राइबोसोम्स। दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोई भी एक सेल होता है उसका न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर न्यूक्लियोलस होता है, तो न्यूक्लियोलस के अंदर क्या बनते हैं, राइबोसोम्स।
ये जो राइबोसोम्स मैं बोल रहा हूँ, इसको बनाने का काम कौन करता है? न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोलस होता है ना, वो बनाता है। न्यूक्लियोलस राइबोसोम्स बनाएगा, और ये राइबोसोम्स आगे चल के क्या बनाएंगे? प्रोटीन बनाएंगे। अब आपको पता चला, कोई भी हम खाना खाते हैं उसके अंदर तीन प्रकार के सोर्स मिलते हैं, या तो कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन या फैट। ठीक है, तीन मिलेंगे। लेकिन अब पता, किसी भी सेल के अंदर, ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर के अंदर प्रोटीन कहाँ बनता? प्रोटीन कहाँ बनेगा? सेल के अंदर। सेल के अंदर भी पूछे तो कहाँ? न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के भी अंदर कहाँ? न्यूक्लियोलस के अंदर। न्यूक्लियोलस के अंदर भी कौन बनाएगा? राइबोसोम्स। ठीक है, न्यूक्लियोलस तो क्या कर देगा? राइबोसोम्स को बना देगा, और राइबोसोम्स आगे चल के फिर प्रोटीन बना देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये भी रिपीट हो गया। दूसरी पिछली क्लास के अंदर हम अब आगे की क्लास शुरू करेंगे। पिछली क्लास के अंदर हमने क्या किया था? सेल ऑर्गेनेल, जितनी भी सेल ऑर्गेनेल होंगी, कोशिका अंगांग। कोशिका अंगांग होंगी कहाँ पे भाई? सेल में। जल्दी बोलो, कहाँ पे होंगी भाई? जल्दी बोलो, जल्दी। कोई भी एक सेल है, उसका न्यूक्लियस है, उसके अंदर न्यूक्लियोलस है। ठीक है, और ये उसका न्यूक्लियर एनवेलप है। ठीक है, और ये उसकी क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। मान लो अगर मैं बोल दूं ये प्लांट सेल है, तो उसकी क्या होगी? बाहर सेल वॉल भी होगी, सेल वॉल भी होगी। अब ये जो सारा रीजन होता है ना, इसको बोलते हैं भाई हम साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म मतलब जो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कोशिका झिल्ली और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में जो ये सारा स्पेस होता है ना, ये वाला इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो जितनी भी कोशिका अंगांग होती हैं, जितनी भी सेल ऑर्गेनेली होती हैं, जितनी भी सेल ऑर्गेनेल, ये सारी की सारी कहाँ पे होती है? सेल के अंदर। तो ये साइटोप्लाज्मा के अंदर होती है। इंपॉर्टेंट बात, जितनी भी सेल ऑर्गेनेल होंगी, कोशिका अंगांग होगी, ये कहाँ पे होंगी भाई? साइटोप्लाज्मा के अंदर होंगी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे। हाँ, दूसरा हमने साइटोप्लाज्म, हमने जो साइटोप्लाज्मा के अंदर जितनी भी सेल ऑर्गेनेल होती हैं, इनके अंदर सबसे पहले हमने जो पढ़ी थी, वो कौन सी पढ़ी थी? वैक्यूल्स। क्या पढ़े थे भाई? वैक्यूल्स, रिक्तिकाएं। बिल्कुल भाई, किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल हम बाईलैंग्वेज चलेंगे, हिंदी भी इंग्लिश में चलेंगे। वैक्यूल्स की अगर बात की जाए ना, तो देखो एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। जैसे हम बात करते हैं एक प्लांट सेल की और एनिमल सेल की, हमें पता है कि सेल वॉल, मैं बोल दूं आपको कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, सेल वॉल, तो आपको बिल्कुल डायरेक्ट बोलना चाहिए सेल वॉल तो भाई प्लांट्स में होगी, एनिमल्स में नहीं होगी। ठीक है, लेकिन वैक्यूल्स की अगर बात की जाए ना, तो ये मतलब कि क्या होगी? जैसे प्लाज्मा, मैं बोलूं कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों के अंदर होगी। किसके अंदर? मतलब प्लांट्स के अंदर भी होगी और एनिमल्स के अंदर भी होगी। प्लांट्स के अंदर भी होगी, एनिमल्स के अंदर को क्या? कोशिका झिल्ली की बात कर रहा हूँ मैं। कोशिका भित्ति की बात की जाए तो वो केवल प्लांट्स में होगी। ऐसे वैक्यूल्स की अगर बात, रिक्तियाएं की अगर बात की जाए ना, तो ये प्लांट्स में भी होंगी, एनिमल्स में होंगी, लेकिन ज्यादा डेवलप, ज्यादा विकसित किसके अंदर होंगी? एनिमल के अंदर, सॉरी प्लांट के अंदर। किसके अंदर होंगी? प्लांट है ना, प्लांट के अंदर, प्लांट के अंदर रिक्तियाएं जो वैक्यूल्स होंगी ज्यादा विकसित होगी प्लांट्स के अंदर। एनिमल्स के अंदर ये नहीं बोल रहा कि होंगी नहीं, एनिमल्स की अगर सेल है तो उसके अंदर होंगी, लेकिन बहुत छोटी होंगी, बिल्कुल माइन्यूट होंगी, मतलब इतनी ज्यादा डेवलप नहीं होंगी। लेकिन प्लांट के अंदर तो ये क्या कर लेती है? 90% तक। मान लो किसी प्लांट, किसी पौधे की सेल है, तो उस पौधे की सेल का 90% हिस्सा तक कौन कवर कर लेती है? कई बार रिक्तिकाएं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई कि जो रिक्तिकाएं, जो वैक्यूल्स है, वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका? प्लांट्स का। कि प्लांट्स के अंदर ज्यादा डेवलप होती है, एनिमल्स के अंदर कम डेवलप होती है। बस इतना बात ध्यान रखना। दूसरा, इसका जो काम होता है वो क्या होता है? देखो, कोई भी एक सेल होती है, सेल होगी तो उसको क्या चाहिए? खाना चाहिए। अब तक बताते हैं, फूड चाहिए उसको, वाटर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो मान लो किसी सेल को फूड चाहिए, भूख लगी है किसी सेल को, उसको फूड चाहिए। फूड चाहिए तो उसके अंदर खाना आ गया, लेकिन गलती से खाना क्या आ गया? एक्स्ट्रा आ गया, कि उसने, या फिर जो खाना आया उसने कंप्लीट खाया नहीं, उसने छोड़ दिया। कई बच्चों की आदत होती है ना कुछ खाना झूठा छोड़ना होता, तो उसने छोड़ दिया। अब जब उसने खाना झूठा छोड़ दिया, तो वो खाना क्या होगा? खाना कहीं ना कहीं तो स्टोर होगा, ऐसे तो घूमेगा नहीं। कहीं ना कहीं उसको स्टोर करने का जो काम करता है वो कौन करते हैं? वैक्यूल्स करते हैं। कौन करते हैं? वैक्यूल्स करते हैं। वैक्यूल्स कौन करते हैं? वैक्यूल्स करते हैं। दूसरी बात, आप कह रहे हो कि भाई प्लांट के अंदर, प्लांट की सेल के अंदर वैक्यूल ज़्यादा डेवलप हैं, क्योंकि इनको खाना, जो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है, केवल खाना नहीं, केवल मैं खाने की बात नहीं कर रहा, खाने के साथ साथ, फूड के साथ साथ जो भी वेस्ट मटेरियल होता है सेल का, सेल के अंदर मान लो कोई ऐसी चीज़ है जो इसके लिए ज़रूरी नहीं है, वेस्ट मटेरियल है इसके लिए, सेल का जो वेस्ट मटेरियल, उसको भी स्टोर कौन करेगा? वैक्यूल करेगा। एक्स्ट्रा पानी आ गया सेल के अंदर कहीं से, तो वो उसको स्टोर भी कौन करेगा? वैक्यूल। तो वैक्यूल का जो मेन फंक्शन होता है रिक्तिका का, पानी को, एक्स्ट्रा खाने को, एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल को, डिपो डिपोजल को, इसको स्टोर करना होता है। तो अब ये बोल रहे कि भाई प्लांट के अंदर तो ये करता है, एनिमल के अंदर कौन करता है? ठीक है, तो ये हम आगे बिल्कुल इसको एक्सप्लेन करेंगे कि एनिमल के अंदर ये सारे के सारे फंक्शन कौन करता है।
ठीक है? तो लेकिन बस यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट ध्यान रखनी है बात, सबसे पहले हमने वैक्यूल्स पढ़े, रिक्तिकाएँ, सेल ऑर्गेनेली पढ़ी और ये जो भाई ज़्यादा डेवलप होते हैं प्लांट के अंदर, ये पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है होता है कि ज़्यादा डेवलप होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्लांट। इसके बाद हमने जो सेल ऑर्गेनेली पढ़ी थी, वो क्या पढ़ी थी? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर बात की जाए, अब ये बताओ मेरे को एक बार, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होगा, वो होगा कहाँ पे? सेल के अंदर। अरे कॉमन सी बात है, कोई भी एक सेल है तो उसके साइटोप्लाज्मा के अंदर ही तो होंगे। सारी की सारी जो सेल ऑर्गेनेलीज़ हैं, कोशिकाएँ, अंगांग है, सारी की सारी साइटोप्लाज्मा के अंदर हो गया। अगली बात की जाए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, ये दो प्रकार का होता है भाई, एक होता है रफ, एक होता है स्मूथ। रफ क्यों होता है? क्योंकि उसके ऊपर क्या होता है? राइबोसोम। पहले ही बता दिया, कोई भी एक सेल होगी उसके अंदर न्यूक्लियस होगा, उसके अंदर न्यूक्लियोलस होता है। न्यूक्लियोलस क्या बनाता है? राइबोसोम से बनाता है, जिसका मेन फंक्शन होता है भाई प्रोटीन बनाना। प्रोटीन बनाना, तो अगर रफ के ऊपर, अगर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अगर क्या है? राइबोसोम्स हैं, तो वो क्या बना देंगे? प्रोटीन। तो अब हमें पता चल गया कि भाई जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा ना, वो तो क्या बनाएगा? प्रोटीन। और जो स्मूथ होगा, अब स्मूथ है तो उसपे राइबोसोम्स तो है नहीं, राइबोसोम्स है नहीं, तो वो प्रोटीन तो बना नहीं सकता, लेकिन कुछ ना कुछ तो जरूर बनाएगा। लेकिन वो क्या बना देगा? लिपिड और फैट। तो बस हमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखनी है कि अगली सेल ऑर्गेनेली होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो दो प्रकार की होती है, एक होती है रफ और एक होती है स्मूथ। रफ इसलिए होती है क्योंकि उस पर राइबोसोम्स होते हैं, तो वो प्रोटीन बना देती है, और स्मूथ वाली लिपिड और फैट बना देती है। बस ये पॉइंट ध्यान रखने हैं, सबसे इंपॉर्टेंट। दूसरा, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो काम करता है, वो किसका कर सकता है? थोड़ ये जैसे कोई भी एक सेल होती है ना, उसका न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर न्यूक्लियोलस होता है। तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, ये दोनों फेस होते हैं इसके, एक होता है सिस फेस और एक होता है ट्रांस फेस। जैसे आगे एक सेल ऑर्गेनेल आएगी, गोल्गी apparatus, उसके भी दो फेस होते हैं। इसका होता है, एक तो होता है सिस फेस और एक होता है ट्रांस फेस। सिस फेस जो होगा ना सेल के अंदर, क्योंकि ये होंगे कहाँ? इस साइटोप्लाज्मा, ये सारा का सारा साइटोप्लाज्म है, इसके अंदर होंगे। तो एक जो इसका फेस होगा ना, वो तो होगा न्यूक्लियस की तरफ, अंदर की तरफ, मतलब उसको तो हम बोल देंगे सिस फेस। और एक होगा बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ। मान लो किसी को कोई ऐसी सब्सटेंस आ गया, कोई ऐसी चीज आ गई सेल के अंदर जिसको बाहर निकालना है, तो उसको ट्रांस बाहर निकाल देगा। कोई ऐसी सेल के पास कोई ऐसी चीज आ गई जिसको सेल के अंदर भेजना है, तो ये उसको अंदर भेज देगा। ये इसका मेन काम होता है। बस ये बात ध्यान रखनी है कि भाई जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये दो प्रकार का होता है, एक होता है रफ, एक होता है स्मूथ। रफ, रफ में राइबोसोम्स होते हैं, तो वो प्रोटीन बना देता है। स्मूथ वाले में राइबोसोम्स नहीं होते, लेकिन कुछ तो बनाएगा। कुछ क्या बनाएगा? लिपिड और फैट बना देता है। इसलिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सेल के अंदर मेन काम होता है एक तो प्रोटीन बनाना और एक होता है लिपिड और फैट बनाना। इंपॉर्टेंट बात है। अगली जो बात की जाए वो किसकी बात की जाएगी? गोल्गी apparatus की बात की जाएगी। गोल्गी apparatus, गोल्गी apparatus कहाँ होगा? सेल के अंदर। अरे यार कॉमन सी बात है, ठीक है? अगर सेल जब बता दिए एक बार, समझ नहीं आता क्या? कोई भी एक सेल होती है, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर न्यूक्लियोलस होता है, और यहाँ पे साइटोप्लाज्म होता है। तो ये भी क्या है? एक सेल ऑर्गेनेली है। कोशिका अंगांग, जितनी भी कोशिका अंगांग होंगे ना, सारी की सारी कहाँ पे होंगे? साइटोप्लाज्मा, कोशिका के साइटोप्लाज्म में होंगी भाई। ये सारा का सारा साइटोप्लाज्म, कोई यहाँ होगी, कोई यहाँ होगी, कोई यहाँ होगी। देखो, एक बार देखो, जल्दी देखो। जैसे इसके अंदर यह एक पूरी की पूरी सेल है, पूरी की पूरी ये एक सेल है, इसके अंदर किसको दिखा रखा है? सेल ऑर्गेनेल को, कोशिकाओं को दिखा रखा है। अब देखो, जैसे ये सेल है, तो मान मैंने बोल दिया ये सेल एनिमल की है, तो इसका मतलब ये तो होगी सेल मेम्ब्रेन, कोशिका की झिल्ली। कोशिका की झिल्ली होगी, ये हो गया न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर ये हो गया न्यूक्लियोलस। तो ये सारा जो रीजन हो गया ना, ये सारा रीजन क्या हो गया? साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्मा के अंदर ही इतनी सारी नौ, तो ये रही, और 16 तक हो गई। तो 16 की 16 ये सारी की सारी क्या है? सेल ऑर्गेनेल है, कोशिका अंगांग है, जिनको हम जल्दी जल्दी फिनिश करेंगे। ठीक है? और तो ये सारी की सारी मैं ये बताना चाह रहा हूँ, है कहाँ पे? ये कहाँ पे है? ये है कहाँ पे? साइटोप्लाज्मा के अंदर। अब तक हमने कौन कौन सी पढ़ ली? अब तक हमने पढ़ ली भाई, एक पढ़ ली वैक्यूल्स, एक हमने पढ़ ली भाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक हमने पढ़ ली भाई, जल्दी बोलो, गोल्गी apparatus। अब हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने पढ़ी वैक्यूल्स। वैक्यूल्स में देखो, स्टोर्स ऑफ फूड, खाने का, पानी का, वेस्ट का, इनका ये मैटर। एक पढ़ ली वैक्यूल्स, एक हमने पढ़ ली भाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक हमने पढ़ ली भाई, जल्दी बोलो, गोल्गी apparatus। अब हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने पढ़ी वैक्यूल्स। वैक्यूल्स में देखो, स्टोर्स ऑफ फूड, खाने का, पानी का, वेस्ट का, इनका ये मेटेरियल को स्टोर करती है। ये प्लांट के अंदर ज़्यादा बड़ी होती है, डेवलप होती है, लेकिन एनिमल के अंदर होती हैं लेकिन छोटी होती हैं। इसके बाद हमने जो पढ़ा वो पढ़ा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ढूंढो जल्दी, कहाँ पे है? यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये रहा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दो प्रकार का होता है, एक होता है रफ, एक होता है स्मूथ। दूसरा, ये जो नोट्स है ना भाई, बिल्कुल देखो, मैंने आपके लिए इतनी मेहनत की है, ठीक है? ये नोट्स मैं आपको पीडीएफ की फॉर्म में अवेलेबल करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। टेलीग्राम पे आप कांटेक्ट कर लेना, ठीक है? वहाँ पे आपको मिल जाएंगे।
रफ की अगर बात की जाए तो इस पर राइबोसोम्स होते हैं, तो ये प्रोटीन बना देता है। स्मूथ पे राइबोसोम्स नहीं होते, लेकिन ये क्या होता है, मतलब इस पे लिपिड और फैट बना देता है फिर भी, क्योंकि राइबोसोम्स नहीं होंगे तो मतलब इसका मतलब क्या नहीं बना सकता, प्रोटीन नहीं बना सकता। बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ भाई क्लास में, ताकि आपको यहीं की यहीं कला चीजें याद हो जाए। अगली जो हमने जो पढ़ी थी वो गोल्गी apparatus पढ़ा था, गोल्गी बॉडीज या गोल्गी apparatus। ठीक है, उस गोल्गी बॉडीज और गोल्गी apparatus जो काम करेगा वो क्या करेगा, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम ने तीन चीजें बना दी वही सेल के अंदर, प्रोटीन बना दिया और लिपिड और फैट बना दिया। प्रोटीन जो बनाया वो उसके रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम ने बनाया, और स्मूथ ने क्या बना दिया, लिपिड और फैट बना दिया। तो अब जो ये चीजें थी सेल के अंदर, ये बना तो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम ने दी, लेकिन इनको स्टोर करने का काम और एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने का, मान लो किसी भी सेल को किसी भी चीज की जरूरत पड़ी तो उसके पास जो भेजने का काम करता है ना, वो कौन करता है, जैसे एक प्रकार से डाकिया का पोस्टमैन, इसको क्या बोला जाता है, पोस्टमैन ऑफ ए सेल। मतलब किसी भी सेल का जो पोस्टमैन बोला जाता है ना, वो किसको बोला जाता है, गोल्गी apparatus को बोला जाता है। क्योंकि ये किसका काम करता है भाई, सेल को मान लो ये सेल है कोई, ठीक है, कोई भी एक सेल है, वो सेल मान लो यहाँ से क्या होगी, यहाँ से क्या होगी, डैमेज होगी, किसी भी कारण से डैमेज होगी। मान लो मेरे हाथ पे चोट लगी उंगली पे, और उंगली पे मेरे क्या होगा, कट लग गया, तो मेरी वहां की जो सेल होगी वो क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। तो उसको जो डैमेज होगी तो इसको ठीक तो करना है ना, तो ठीक कौन करेगा, कौन कर सकता है किसी भी सेल मेम्ब्रेन को, कोशिका की झिल्ली को ठीक कौन कर सकता है। अरे भाई अब तो आपको पता होना चाहिए, कोशिका की झिल्ली लिपोप्रोटीन की बनी होती है, उसको लिपिड और क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए। तो लिपिड और प्रोटीन कौन देगा, कौन देगा, बनाएगा कौन, बनाएगा एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। लेकिन सेल के पास लेके कौन आएगा, ट्रांसपोर्ट का काम तो भाई गोल्गी apparatus करेगा, इसको नहीं जाने देता। घूमने का सारा काम कौन करेगा, गोल्गी apparatus करेगा, क्योंकि इस घूमना किसको पसंद है, गोल्गी apparatus। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम को घूमना पसंद नहीं है, उसको तो बस चीजें बनाना पसंद है। जैसे वो प्रोटीन बना देगा, लिपिड बना देगा, फैट बना देगा, लेकिन घूमना उसको पसंद नहीं है। घूमना किसको पसंद है, सेल यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, कहीं से कहीं, ये घूमना किसको पसंद है, ये पसंद है गोल्गी apparatus को। मतलब ट्रांसपोर्ट कर, जहाँ पे सेल को किस चीज की जरूरत है उसके पास चीज भेजने का काम कौन करेगा, गोल्गी apparatus करेगा। तो ये हमारी तीन सेल ऑर्गेनेल होगी थी। आज हम आगे का टॉपिक स्टार्ट अप करेंगे भाई, ठीक है। ये सारी चीजें अभी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने सारी जो रिपीट की है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। तो आगे की हम बात, जैसे हमने सेल ऑर्गेनेल की बात कर ली थी, वैक्यूल्स हमने कर लिया, ठीक है। जैसे ये जंतु के अंदर, एनिमल्स के अंदर छोटी होगी, टेम्परेरी होगी, और ये किसका, ग्लूकोज ग्लाइकोजन प्रोटीन का भंडार स्टोर करेगी। इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये पता होना चाहिए कि किसको तो ये स्टोर करेगी, ग्लूकोज ग्लाइकोजन। ये चीज़ें भी आपको आगे अपने आप ध्यान हो जाए, क्योंकि कोई भी एनिमल होता है ना भाई, कोई भी पशु होता है, उसका जो खाना है क्या होता है, एक प्रकार से ग्लूकोज होता है। आगे जब हम डिटेल में पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा। हाँ, प्लांट्स की अगर बात की जाए, इसके अंदर बड़ी होंगी, बिल्कुल अलग दिखाई देंगे। जैसे कोई भी प्लांट की सेल है, इसके अंदर बिल्कुल अलग क्लियर दिखाई देगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, बिल्कुल डिस्टिंक्ट होती है। दूसरी परमानेंट होती है। सेल सेप का मतलब होता है भाई किसी भी कोशिका का रस, कोशिका का रस। कोशिका का जो रस होता है ना, वो तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक होता है मतलब किसी अमीनो एसिड से, अमीनो एसिड से। एक होता है भाई ऑर्गेनिक एसिड से, ऑर्गेनिक एसिड। बाईलैंग्वेज चलेंगे भाई, किसी को कार्बोनिक एसिड, जिसको कार्बोनिक का मतलब एमल का मतलब क्या है, एसिड, ठीक है। ये हो गया अमीनो एसिड, ये हो गया कार्बोनिक एसिड मतलब ऑर्गेनिक एसिड, और ये होगी शुगर, शुगर। अमीनो एसिड, ऑर्गेनिक एसिड और शुगर, तीन चीज़ों से मिलकर ये रस। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपकी क्या है भाई, आपकी पीडीएफ में जो चीज़ें हैं ना वो मैं बताऊंगा। क्योंकि अगर मैंने कोई भी चीज़ छोड़ दी ना, फिर कमेंट आएगा कि भाई इसको आता नहीं होगा, ठीक है, इसको पता नहीं होगा। भाई मेरे को तो बहुत, अब क्या ही बताऊं, ठीक है, ठीक ठाक पता है भाई, जितना आपको चाहिए ना उतना पता है, ठीक है। बस वही है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे आगे, ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मैं बताऊंगा ना, बस एक बात ध्यान रखो, सेल ऑर्गेनेल के अंदर जैसे जो जो पॉइंट मैं बताऊं ना, बस वो ध्यान रखने हैं। उसके अलावा सब कुछ छोड़ दो, इस पीडीएफ से कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, लेकिन जो मैं बताऊं ना वो पता होना चाहिए। जैसे अब तक हमने वैक्यूल्स पढ़ लिया, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम पढ़ लिया और गोल्गी apparatus पढ़ लिया। इस वैक्यूल्स के अंदर क्या पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि भाई प्लांट के अंदर ज्यादा डेवलप होती है, एनिमल के अंदर कम डेवलप होती है। दूसरा, इसका जो मेन फंक्शन होता है ना वो पता होना चाहिए। एक तो इसका फंक्शन, मतलब ये क्या कार्य करती है किसी भी सेल के अंदर, अगर किसी भी सेल के साइटोप्लाज्म में अगर कोई चीज है तो उसका क्या काम है, बस ये पता होना चाहिए। तो ये फूड मटेरियल को, वेस्ट मटेरियल को स्टोर करने का काम करती है भाई, ठीक है, बस ये बात ध्यान रखना। दूसरा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार के होंगे, एक प्रोटीन बना देगा रफ वाला, और स्मूथ वाला लिपिड और फैट बना देगा। गोल्गी apparatus जैसे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो ये तीन चीज बनाई, इनको स्टोर करने का काम करेगा और डाकिए का काम करेगा, ट्रांसपोर्ट का काम करेगा। बस इतनी बात ध्यान रख लो, इतनी बस मैं जो बोल रहा हूँ ना बस वो ध्यान रख लो, ठीक है।
बाकी आप सबको छोड़ दो। ये जो बातें हैं ना, ये इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, ठीक है? बस दे रखी है, ठीक है भाई, ये कोई कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, सच्चाई है ये, ठीक है? अगली जो बात की हमने एंडोप्लाज्म बिल्कुल कर लिया भाई, बार-बार कितनी बार रिपीट करें, ठीक है? रफ भी हो गया, स्मूथ भी हो गया, ठीक है? आगे जो बात की थी वो हमने किसकी, गोल्गी एपरेटस, बिल्कुल हो गया भाई। फिर दूसरी गोल्गी एपरेटस, गोल्गी एपरेटस का एक काम ने बताया, जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में 3 चीज़ें बताई, उन 3 चीज़ों को स्टोर करेगा, किस-किस को, प्रोटीन को और लिपिड और फैट को, प्रोटीन, लिपिड और फैट को क्या करेगा, स्टोर करेगा। दूसरी अगर बात की जाए तो ये क्या करता है, एक इसका इंपॉर्टेंट जो काम होता है ना, एक तो ये चीज़ जो स्टोर करेगा, ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा। दूसरी चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट जो ध्यान रखनी है ना, ये वो क्या करता है, ये लाइसोसोम बनाता है भाई। लाइसोसोम, लाइसोसोम क्या है, अपने आप में एक अगली क्या है, सेल ऑर्गेनेल है, कोशिका अंगांग है, तो लाइसोसोम बनाने में हेल्प करता है, ठीक है? लाइसोसोम, तो अगली हम सेल ऑर्गेनेल पढ़ते हैं, लाइसोसोम, इसके अंदर बस यही है। और दूसरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो और या फिर क्या हो, गोल्गी एपरेटस हो, इस ये है ना भाई, जैसे किसी भी सेल के अंदर, किसी भी सेल के साइटोप्लाज्मा के अंदर ये दोनों होंगे ना, तो इनके 2 फेस होते हैं, एक बाहर की तरफ होता है ट्रांस फेस और एक अंदर की तरफ होता है सिस फेस, ठीक है? इस सिस फेस और ट्रांस फेस से एक बार क्वेश्चन पूछा गया, अभी क्या पूछा गया वो सुनो। जैसे अंदर की तरफ जो होता है ना, सिस फेस होता है इन दोनों का, और बाहर की तरफ होता है ना वो ट्रांस फेस। ज्यादा जो क्वेश्चन बोलता है गोल्गी एपरेटस, गोल्गी एपरेटस का अंदर की तरफ जो सेल होता है, क्योंकि कोशिका के साइटोप्लाज्म में होगी, तो जो न्यूक्लियस की तरफ होता है उसको सिस फेस, बाहर की तरफ होता है उसको बोलते हैं ट्रांसफेस, ठीक है? ट्रांसफेस, हाँ, क्वेश्चन जो पूछा गया है वो इनकी शेप से पूछा गया है कि जो अंदर सेल के अंदर न्यूक्लियस की तरफ होता है ना, उसकी शेप कैसी होती है, तो जो अंदर की तरफ कौन होता है, सिस फेस, सिस फेस की जो शेप होती है वो कैसी होती है भाई, कन्वेक्स होती है। कैसी होती है भाई, कन्वेक्स होती है। तो एक की अगर कन्वेक्स होगी तो दूसरे की कैसी हो जाएगी, कनकेव हो जाएगी। बस एक ही ध्यान रख लो कि जो अंदर की तरफ है, सी फॉर सिस फेस, सी फॉर सिस फेस, सी फॉर कन्वेक्स, वैक्स, आपको एक्स ज्यादा पसंद होता है ना, कन्वेक्स, ठीक है? तो एक्स, तो ये बस इतना ये निमोनिक से बस याद करने के लिए कि हमने सी फॉर सिस फेस, सी फॉर कन्वेक्स, ठीक है? सी फॉर सिस फेस, सी फॉर कन्वेक्स, तो दूसरी तो अपने आप में कैसी हो जाएगी, कन, एक याद कर लो, बस यही होता है बायो के अंदर, ठीक है? एक चीज ही ध्यान रख लो, जैसे हमने प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, देखो मेरे तो भाई दिमाग में सेट है चीजें, अपने आप वो पॉइंट ध्यान आ जाते हैं। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक पता है, प्रोकैरियोटिक हमने एग्जांपल की बात की थी, माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ब्लिगुरिन एल्गी, ठीक है? बस एक चीज को ध्यान रख लो, दूसरे का एग्जांपल अपने आप ध्यान रख लो, एक को ध्यान रख लो कि भैया अनडेवलप्ड हो, ये इतनी ज्यादा विकसित नहीं होती, विकसित नहीं होती, इसके अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, मतलब ये सारी सेल ऑर्गेनेलीज नहीं होती, तो इसके अंदर होती हैं बस, ठीक है? अब आगे हम जल्दी से अपना काम करते हैं, ठीक है? बाकी ये स्टोर करने का मैकेज, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन और लिपिड और फैट बना दिया, ये उसको क्या कर देगा, मॉडिफाई कर देगा, थोड़ा बहुत कन्वर्ट कर देगा, और उसको क्या कर देगा, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर देगा, बस इतनी ये हेल्प कर सकता है, ठीक है? अगली जो चीज आती है वो हमारे पास आती है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स की अगर बात की जाए ना भाई, लाइसोसोम्स की अगर बात की जाए, तो लाइसोसोम्स की अगर मैं बात करूं, लाइसोसोम्स की, लाइसोसोम्स लाइसोसोम्स को कौन बनाएगा, अभी तो पढ़ाई से पहले सेल ऑर्गेनी, गोल्गी एपरेटस, तो गोल्गी एपरेटस को किसको बना देगी, लाइसोसोम्स को बना देगी। दूसरा लाइसोसोम्स का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन भाई, अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, ये लाइसोसोम्स की अगर बात की जाए, तो लाइसोसोम्स का सबसे इसको हम क्या बोलते हैं भाई, लाइसोसोम्स को, इसको हम बोलते हैं भाई सोसाइडल बैग, सोसाइडल बैग, सोसाइडल बैग ऑफ सेल। सोसाइडल बैग ऑफ सेल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये कभी भी सोसाइड कर सकता है। कैसे कर सकता है भाई, जल्दी समझो, एक बार समझोगे बात बिल्कुल सेट हो जाएगी दिमाग के अंदर आपके। जैसे कोई भी एक सेल है, उसका न्यूक्लियस है, ठीक है, और उसके अंदर न्यूक्लियोलस है, हमें पता है कि कोई भी सेल ऑर्गेनेल जो होगी वो कहाँ पे होगी भाई, साइटोप्लाज्म के अंदर होगी, तो साइटोप्लाज्म के अंदर हमने कंसीडर कर लिया भाई, ये क्या है, लाइसोसोम है। तो जो लाइसोसोम होता है ना भाई, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम्स, क्या प्रेजेंट होते हैं भाई, एंजाइम्स। एंजाइम्स की बात की जाए, जैसे हमने कोई कोई भी हम खाना खाते हैं, तो उसके अंदर 3 चीज होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। तो इन तीनों चीजों को डाइजेस्ट करने के लिए, पाचन करने के लिए, हम डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आगे बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे कि हमें किसकी जरूरत होती है भाई, एंजाइम्स की जरूरत होती है। जैसे मैंने एक ब्रेड का टुकड़ा खाया, जैसे ही वो मेरे माउथ के अंदर जाएगा ना, तो उसका डाइजेशन शुरू हो जाता है, क्योंकि हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे डिटेल। अगर किसी को मान लो ये चीजें नहीं पता है ना, तो इसमें कोई इतना ज्यादा लो फील करने की जरूरत नहीं है, ये हर चीजें हम डिटेल में, जैसे आपको सेल नहीं पता था मान लो किसी को स्टार्टिंग में, कितना अच्छा हो गया भाई, अपना सबका हो जाएगा, और ठीक है? तो ऐसे ही हर टॉपिक हो जाएगा भाई, हर सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है? बस आप थोड़ा विश्वास रखो, और आज की क्लास आप एक बार 2x स्पीड में देखने की कोशिश करो, ठीक है? और भाई कमेंट जरूर करना, बस आज आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। लाइसोसोम की अगर बात की जाए, इसको सोसाइडल बैग क्यों कहते हैं, बस ये बात हमें सीखनी है। तो कोई भी सेल होगी तो न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस मतलब मान लो उसके साइटोप्लाज्म में क्या है, साइटोप्लाज्म में हमने लाइसोसोम को मान लिया कि भाई ये लाइसोसोम है। तो लाइसोसोम के अंदर क्या है,
अभी तो पता है क्या है एंजाइम्स। और एंजाइम्स एक प्रकार की कोई अलग चीज़ नहीं। एंजाइम्स क्या होते हैं भाई, एंजाइम्स जो होते हैं ना सारे के सारे प्रोटीन होते हैं। और हमें पता है कि प्रोटीन बनाने का काम कौन करता है सेल के अंदर, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स कौन बनाता है, न्यूक्लियोलस। ठीक है, कोई भी सेल होगी उसके अंदर न्यूक्लियस होगा, उसके अंदर न्यूक्लियोलस होगा, न्यूक्लियोलस के अंदर राइबोसोम्स होंगे, राइबोसोम्स क्या बनाएंगे, प्रोटीन बनाएंगे। ठीक है, तो एंजाइम है क्या, प्रोटीन। तो इसको भी कौन बनाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, रेफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। क्योंकि प्रोटीन बनाने का काम कौन करता है, रेफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम करता है भाई। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है भाई, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, बिल्कुल मोस्ट पॉइंट है भाई, ये बिल्कुल ध्यान रखना कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम प्रोटीन बनाता है। और अब मैंने आपको बता दिया कि जो एंजाइम्स होते हैं वो अपने आप में क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन होते हैं तो क्या हो गया, तो प्रोटीन बनाता कौन है, रेफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। तो इस लाइसोसोम, जो लाइसोसोम्स के अंदर एंजाइम्स भरे हैं, इनको भी कौन बना रहा है, रेफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि क्लास के अंदर, क्लास में ही सारी चीज़ें आपके दिमाग के अंदर सेट हो जाए भाई, कोई दिक्कत ना आए प्रीवियस ईयर करेंगे तब। ठीक है, तो लाइसोसोम को इसलिए, हाँ अब बात आई, इसको अब समझेंगे कि भाई इसको सोसाइडल बैग क्यों बोलते हैं। मान लो कोई भी एक सेल, कोई भी एक लाइसोसोम है, उसके अंदर एंजाइम्स भरे पड़े। एंजाइम्स का काम होता है किसी भी चीज़ को, किसी भी फूड को या किसी भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस को, ऑर्गेनिक सब्सटेंस को, जैसे सेल है, सेल अपने आप में क्या है, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ठीक है, तो किसी भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस को डाइजेस्ट करना। कई बार क्या होता है, मान लो एक सेल है, ठीक है, मान लो मेरी उंगली की सेल है, मैं क्रिकेट खेल रहा था, मेरे चोट लगी, चोट लग गई तो ये क्या होगी, फ्रैक्चर होगी यहाँ से मेरे 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 तो क्या होगा, कट लगा। ठीक है, उस पर तो मैं इतना ध्यान ध्यान थोड़ी नहीं दूंगा मेरी सेल कट गई क्या होगा, लेकिन एक्चुअल में होता क्या, वहाँ बहुत सारी सेल्स होती तो सेल्स पे कट लग जाता है। मान लो ये सेल यहाँ से क्या होगी, फिर मतलब कट गई, कट गई मतलब ये क्या होगी, डैमेज होगी। मान लो ये डैमेज हुई सेल, इसके साथ साथ क्या डैमेज हो गया भाई, इसने तो बिल्कुल ही गलत काम कर दिया, इसने तो लाइसोसोम को भी क्या कर दिया, डैमेज कर दिया। जैसे ही लाइसोसोम डैमेज हुआ, इसके अंदर जो सारे के सारे जो एंजाइम्स थे ना, वो सारे के सारे क्या आ गए, सेल से बाहर आ गए, इसके मतलब लाइसोसोम से बाहर आ गए सारे के सारे। मान लो एंजाइम्स भरा था यहाँ पे, लेकिन यहाँ कट लगा, चोट लगी, ये एंजाइम सारे के सारे सेल से मतलब इस लाइसोसोम से बाहर आ गए ना, सेल के अंदर आएंगे कहाँ पे, साइटोप्लाज्म के अंदर, क्योंकि सारी की सारी चीज़ साइटोप्लाज्म, जैसे ही साइटोप्लाज्म के अंदर वो एंजाइम्स यहाँ पे बिखरे ना, उन्होंने क्या कर दिया, इस सेल को ही खाना खत्म कर दिया। क्योंकि ये क्या है, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस, और एंजाइम्स क्या करते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस का ही तो डाइजेशन करते हैं, उसी को तो पचाते हैं, उसी को तो नष्ट कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। तो एंजाइम जैसे ही बाहर आए, उन्होंने तो उनका खाना मिल गया, उन्होंने कोई मतलब नहीं कि सेल है, कोशिका है, क्या है, उनको तो बस ये लगा कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, उन्होंने इस सेल को ही खत्म कर दिया, इसी को नष्ट कर दिया। ठीक है, तो जिस अंदर के जिस घर में ये रह रहा था लाइसोसोम, साइटोप्लाज्म के अंदर, उसी सेल को इसने क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। इसलिए क्या बोलते हैं कि भाई इसने अपना सुसाइड कर लिया, सुसाइड मतलब सेल का इसने सुसाइड करा दिया। ठीक है, बिना मौत ही मरवा दिया, ठीक है, सेल को, तो इसलिए इसको सुसाइडल बैग बोलते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, बस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई इसको सुसाइडल बैग बोलते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये तो भाई भी, कोई भी अगर कोई सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है, और साइटोप्लाज्मा है, साइटोप्लाज्मा के अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनेली होंगे ना भाई, वे मेम्ब्रेन बाउंड होंगे, यानी कि उनके बाहर कोई ना कोई मेम्ब्रेन जरूर होगी। नॉर्मल सी बात है कि भाई अगर मेम्ब्रेन नहीं होगी तो उनके अंदर जो सब्सटेंस होगा वो सारा का सारा इखर बिखर हो जाएगा या फैल जाएगा पूरी सेल के अंदर। तो ये बोल रहा है कि मेम्ब्रेन बाउंड है, उपस्थित है। ठीक है, और गोलाकार थैली जैसी, मान लो कोई प्लास्टिक की थैली ली मैंने और उसके अंदर पानी भर दिया। ठीक है, तो ऐसी जो स्ट्रक्चर बनती है। ठीक है, ये इतनी ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, बस आपको एक बार इसमें दे रखें तो रिपीट करा रहा हूँ, बाकी ये इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, अपने आप भी इनको पढ़ सकते हो। अगर कोई चीज़ें देखो मेरे को इंपॉर्टेंट लगेगी ना, और एक्चुअल में जो इंपॉर्टेंट है तो वो मैं खुद 10 बार रिपीट करूँगा, आपको पता है। देखो ये पॉइंट है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा आपसे, सुसाइडल बैग ऑफ ए सेल, ऑप्शन में दे देगा माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, गोल्गी एपरेटस, बस आपको पता होना चाहिए लाइसोसोम को बोलते हैं भाई। ठीक है, देख जब कोशिका एक्सक्रीट, यानी कि जब वो डैमेज हो जाती है ना, तो लाइसोसोम टूट सकते हैं। सबसे बड़ा खतरा इसका ये है, टूट के और खुद ही सेल का डाइजेशन कर देते हैं, एंजाइम खुद की कोशिका को डाइजेस्ट करते हैं। देखो ये पॉइंट हुआ क्लियर। आगे एक चीज़ आती है भाई, परोक्सिसोम्स। देखो अब जो ये परोक्सिसोम है ना, आपको बिल्कुल बस एक पॉइंट ध्यान रखना इसके लिए। ठीक है, कुछ भी नहीं सोचना। परोक्सिसोम्स, परोक्सिसोम्स, परोक्सिसोम, ऑक्सी, ऑक्सी, ओ फॉर ऑक्सी, ओ फॉर ऑक्सीडेशन। बस आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो परोक्सिसोम्स होते हैं ना, ये ऑक्सीडेशन कर देते हैं। जैसे हम केमिस्ट्री, रासायनिक विज्ञान के अंदर 2 प्रकार की रिएक्शन पढ़े हैं, जिसने थोड़ा बहुत पढ़ रखा पहले, ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन। ठीक है, वो बाद में पढ़ेंगे, लेकिन बस इसमें आपको ये बस निमोनिक चीज ध्यान रखना कि ये ऑक्सीडेशन कर देता है। जो किसका ऑक्सीडेशन, फैटी एसिड्स, जैसे
लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स। ठीक है, लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड होती है कि बहुत सारे फैटी एसिड ऐसे चेन में क्या होते हैं, एक दूसरे से अटैच होते हैं। तो लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड का ये क्या कर देगा, ऑक्सीडेशन कर देगा। बीटा ऑक्सीडेशन के माध्यम से बहुत लंबी श्रृंखला वाले तशीय अम्ल, तशीय अम्ल का मतलब क्या है, फैटी एसिड का टूटना, हानिकारक विषाक्त पदार्थों का निष्कासित करता है। ठीक है, तो ये क्या कर देगा, मतलब फ्री रेडिकल्स बन ऑक्सीडेशन। बस कुछ नहीं सोचना इसमें, ठीक है, कुछ भी नहीं सोचना, बस एक बात है, P4 पर ऑक्सी, ऑक्सी में ऑक्सी आ रहा ना, बस आपको बस ये ध्यान रखना कि भाई ये ऑक्सीडेशन कर देता है। ठीक है, बस इतना, इतनी बात ध्यान रख लो, बस ऑक्सीडेशन। फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन कैसे ठीक होता है, बस इतनी ध्यान रख लो। ऑक्सी, ऑक्सी मतलब ऑक्सीडेशन। अब इसमें हिंदी या इंग्लिश क्या करेगी भाई, सेम है बिल्कुल, पर ऑक्सीजो। अब इसको इंग्लिश में लिख लो, हिंदी में लिख लो, सेम है। इसमें मैं वाला क्या बताऊंगा आपको। अगली जो सबसे इंपॉर्टेंट जो सेल ऑर्गेनली आती है हमारे पास, क्या आती है भाई, माइटोकॉन्ड्रिया। अब तक हमने कौन कौन सी पढ़ ली, वैक्यूल्स पढ़ लिया, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम पढ़ लिया, गोल्गी एपरेटस पढ़ लिया, लाइसोसोम्स पढ़ लिया, और फिफ्थ आ गई हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की सबसे इंपॉर्टेंट बात सुनो भाई, जो माइटोकॉन्ड्रिया हमारी सेल ऑर्गेनली होती है ना, कोशिकांग होती है, इस पे जैसे अब तक तो क्या था, किसी सेल के अंदर, किसी भी सेल के साइटोप्लाज्म में जो सेल ऑर्गेनली होती थी ना, उसमें एक ही मेम्ब्रेन होती थी। लेकिन इसके ऊपर क्या होंगी, जो माइटोकॉन्ड्रिया होगी ना, जो इसी को मैं बाहर बना रहा हूँ, तो इसके बाहर क्या होंगी, दो कवरिंग होगी। जैसे एक अंदर होगी, एक बाहर होगी, दो कवरिंग। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, डायरेक्ट आपसे पूछेगा कि टू मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली, मतलब ऐसी सेल ऑर्गेनली, ऐसी कोशिकांग का नाम बताओ जिसके ऊपर मतलब दो कवरिंग है, जिसके ऊपर दो मेम्ब्रेन है। तो आपको क्या बोलना, माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका शक्ति केंद्र। और इसको हम क्या बोलते हैं भाई, जो सेल होती है, कोई भी एक कोशिका होती है ना, मान लो एक सेल है, ये न्यूक्लियस है, ये इसका साइटोप्लाज्म। अब माइटोकॉन्ड्रिया होगी कहाँ पे भाई, सेल पे। इतना क्या सोचना भाई, पता ही है, जितनी भी सेल ऑर्गेनली है, जितनी भी कोशिकाएं हैं, बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि सेट हो जाए आपके ब्रेन में, तो वो कहाँ पे होंगी, साइटोप्लाज्म। मान लो यहाँ पे ये माइटोकॉन्ड्रिया है, तो इस माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं भाई, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। देखो कोई भी एक सेल होती है ना, उसको किसकी जरूरत होती है, एनर्जी की। एनर्जी की, जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी, हमारा शरीर, हमें क्या चाहिए, एनर्जी। मान लो मैं अब यहाँ पे बैठा हूँ, ठीक है, तो एनर्जी मेरे को कम चाहिए। मान लो मैं दौड़ने लग जाऊँ बाहर जाके, तो मेरे को एनर्जी क्या है, ज़्यादा चाहिए। तो ऐसे ही सेल के अंदर, अंदर जो सेल्स होती है, मेरे को चाहिए, मेरे शरीर को चाहिए। इसका मतलब क्या, मेरे अंदर जितनी भी सेल्स हैं उनको चाहिए। सेम ही तो बात है, सेम ही तो बात है। तो सेल्स को क्या चाहिए, एनर्जी, एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी जो बनाने का काम करता है ना सेल के अंदर, वो कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया करता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल बोलते हैं। और एनर्जी किस फॉर्म में होती है, जैसे फॉर्म होती है ना भाई, कि किस फॉर्म में एनर्जी मिली सेल को, तो एनर्जी को किस फॉर्म में मिली, तो किस फॉर्म में मिली, एटीपी की फॉर्म में बोलते हैं भाई। इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भी कोई भी एक कोशिका होती है, वो एनर्जी, अपनी एनर्जी किस फॉर्म में बनाती है, बनाने का काम कौन करेगी, माइटोकॉन्ड्रिया। और किस फॉर्म में बनाएगी, एटीपी की फॉर्म में। एटीपी का मतलब एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है भाई। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बस ये ध्यान रखना आपको कि भाई ऐसी सेल ऑर्गेनली बताओ जिसको हम सेल की क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल बोलते हैं, जिसको हम पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। ये दोनों पॉइंट ध्यान रखने हैं, चाहे एनर्जी ऑफ करेंसी ऑफ सेल बोल दो या पावर हाउस ऑफ सेल बोल दो, तो डायरेक्ट आपसे निकलना चाहिए मुंह से कि माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है भाई, दूसरा हमने बता दिया, माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर दो कवरिंग होती है, एक होता है बाहरी झिल्ली और एक होती है आंतरिक झिल्ली। ठीक है, जो बाहरी जो कवरिंग होती है ना, बाहरी जो कवरिंग होगी, मान लो ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके बाहर दो कवरिंग है, तो बाहरी जो कवरिंग होगी ना, वो कुछ नहीं करेगी, वो केवल पोरस होती है, उसमें ऐसे छिद्र होते हैं भाई, होल्स टाइप होते हैं, ताकि ऑक्सीजन वगैरह पास हो सके। ठीक है, और दूसरी जो अंदर वाली होती है ना, वो जो एटीपी, जो एनर्जी जो बना रही है ना, जो माइटोकॉन्ड्रिया हम बोल रहे कि एनर्जी एटीपी बनाएगी, तो एटीपी बनाने में जो हेल्प करती है वो इनर वाली इसकी सेल करती है भाई। और सबसे देखो, हम बात कर रहे हैं किसकी, माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया में हमने सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या पढ़ा अब तक, एक तो इसको हम एनर्जी करेंसी ऑफ सेल बोल सकते हैं, दूसरा या इसको हम पावर हाउस ऑफ सेल बोल सकते हैं, एक ही बात है। दूसरा ये अपनी जो एनर्जी बनाती है एटीपी की फॉर्म में, वो एटीपी का मतलब क्या होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, दो तीन बार रिपीट करोगे याद हो जाएगा, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एक तो पॉइंट ये ध्यान रखना कि इसको हम ये दो चीज़ें बोल सकते हैं। दूसरा पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट ध्यान रखना है ना, इसका खुद का डीएनए होता है। जैसे अब तक हम क्या बोल रहे थे, कोई भी सेल है उसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस के अंदर क्या है, क्रोमोजोम्स है, क्रोमोजोम्स के अंदर क्या है, डीएनए है, डीएनए के ऊपर क्या है, जीन्स है। लेकिन ये तो क्या होगी, ये तो सेल तो है, ये सब चीज़ें तो उस सेल के अंदर है ही हैं, लेकिन ये तो साइटोप्लाज्म के अंदर अलग से माइटोकॉन्ड्रिया है। तो इस माइटोकॉन्ड्रिया की खुद का डीएनए होगा, खुद का क्या होगा इसका
डीएनए होगा और खुद का इसका क्या होगा, राइबोसोम होगा, इसका खुद का डीएनए और राइबोसोम। अब एक बात बिल्कुल क्लिक होनी चाहिए आपके दिमाग में कि अगर इसका खुद का राइबोसोम है तो ये अपना खुद का क्या बना सकती है, प्रोटीन बना सकती है। क्योंकि अगर राइबोसोम्स का काम ही क्या होता है, प्रोटीन बनाना, तो खुद का डीएनए होगा, खुद का राइबोसोम्स होगा। ये दिख रहा है, ये इसका डीएनए है, ये किसकी स्ट्रक्चर है, किसकी स्ट्रक्चर है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की एक क्वेश्चन और पूछ लेता है कई बार कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो शेप है ना भाई, ये शेप किस टाइप की है, तो ये शेप, इस शेप को हम जो भी आपको जैसी भी ये शेप दिख रही है ना, जैसी भी आपको ऐसी शेप दिख रही है, जैसे हम गाड़ी वगैरह में क्या है नेक पिल्लो लगाते हैं सीट पे, ठीक है, तो उसकी ऐसी ऐसी टाइप ऐसी स्ट्रक्चर होती है ना, तो ये ऐसी टाइप सॉसेज, जिसको हम बोलते हैं सॉसेज, सॉसेज, ये रहा सॉसेज, तो ये सॉसेज स्ट्रक्चर होती है भाई। ठीक है, लंबाई की अगर बात की जाए तो ये तो देखो अब एम टी आ रहा है भाई, रटनी पड़ेंगी ये चीज़ें तो, कि इसकी लंबाई 1-2 माइक्रोमीटर, रटनी तो क्या पड़ेंगी, 2-4 बार रिपीट करोगे हो जाएगी भाई। तो इसकी लंबाई 1-2 माइक्रोमीटर हो सकती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। 1 माइक्रोमीटर कल भी बताया था 10⁻⁻⁶ मीटर के इक्वल होता है। ये कुछ नहीं है, ये फिजिक्स के अंदर हम बाद में अपने आप कर लेंगे, भौतिक विज्ञान के अंदर। अगली जो चीज़ आती है ना भाई, वो आती है एक टर्म आती है, एक टर्म आती है, जैसे हमारे पास टर्म आ जाए कि भाई साइटोलॉजी क्या है। साइटोलॉजी, लॉजी का मतलब किसी भी चीज़ का अध्ययन करना, साइटो मतलब सेल का अध्ययन करना, इसका मतलब ऐसी ही एक टर्म आती है हमारे पास, एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस का मतलब है जैसे कि भी कोई भी एक कोशिका होती है, कोशिका की मृत्यु हो जाना, मृत्यु हो जाना मतलब मृत्यु हो जाना, कोशिका मृत्यु का एक प्रकार, जिसमें कोशिका में आणविक चरणों की एक श्रृंखला उसकी मृत्यु का कारण बन जाता है। जैसे एपोप्टोसिस में क्या होता है कि भाई जैसे मान लो, देखो सबका, जैसे मैं हूँ, आप हो, ठीक है, तो सब की ह्यूमन बॉडी, सबका शरीर क्या है, अलग अलग है, सबका शरीर अलग अलग है, तो क्या है मतलब उसकी क्या है, उसके अंदर बॉडी के अंदर सेल जो है उनका, उनमें भी अलग अलग फंक्शन हो रहा है। मान लो किसी को कोई डिजीज है, मान लो, ठीक है, मान लो किसी को कोई इन्फेक्शन हो गया, मान लो मेरे को ही हो गया भाई, आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है, मान लो मेरे को हो गया इन्फेक्शन, मेरे हैंड पे इन्फेक्शन हो गया किसी भी कारण से, मेरे हाथ पे इन्फेक्शन हो गया, जहाँ पे इन्फेक्शन हुआ तो वहाँ की सेल क्या हो जाएंगी, धीरे धीरे उनमें भी इन्फेक्शन हो गया। इसका मतलब क्या है, सेल्स के अंदर इन्फेक्शन हो गया। अब मान लो मेरे को इन्फेक्शन इतना ज़्यादा हो गया कि भाई उस सेल की मौत भी तो हो, डेथ, मेरी डेथ नहीं कह रहा मैं, मेरी डेथ हो जाएगी तो साइंस कौन कराएगा। डेथ किसकी हो रही है यहाँ पे, सेल की बात कर रहा हूँ केवल। उस एरिया के अंदर मान लो इन्फेक्शन ज़्यादा फैल गया, इन्फेक्शन ज़्यादा फैल गया तो क्या हो गया, सेल कोशिका जो है ना, मतलब जो कोशिका है उसकी डेथ हो गई। तो इसी को बोलते हैं कि किसी ऐसे कारण से, कारण कारण इसका कुछ भी हो सकता है भाई, कोई डिजीज भी हो सकता है, कोई इन्फेक्शन भी हो सकता है, कोई पॉइजन भी हो सकता है। मान लो हमारे खाने के अंदर कोई ऐसा बैक्टीरिया चला गया, ठीक है, जो अंदर पॉइजन, या किसी ने मान लो सुसाइड करने के लिए पॉइजन खा लिया, तो उस केस में भी तो यही होगा ना, सेल की डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो किसी भी कारण से मतलब किसी कोशिका की मृत्यु हो जाना बाहरी रीजन की वजह से, बाहरी, ये सारी बाहरी तो कारण है भाई, कि किसी को इन्फेक्शन हुआ तो वो बाहरी चीज़ों के कारण हुआ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात आ गई। दूसरा, मैंने जो पीडीएफ थी ना भाई, मैंने मर्ज कर दी थी, देखो हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। ठीक है, किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक बार कंप्लीट सारी ये हो गई, लगभग हमारी हो गई है सेल ऑर्गेनली। आगे हमारे पास जो सेल ऑर्गेनली आएगी ना, आगे हम जो बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे भाई, प्लास्टिड्स की बात करेंगे। पी फॉर प्लास्टिड्स, पी फॉर प्लास्टिड्स। और पी फोर क्या होता है भाई हमारे पास, पी फॉर प्लास्टिड, पी फॉर प्लांट्स। बस इतना ही ध्यान रखना है, बस पी फॉर प्लास्टिड, पी फॉर प्लांट्स, पी फॉर प्लास्टिड, पी फॉर प्लांट्स। दो, इसमें क्या ही तो याद करना, आप ये देखो कि वे जो प्लास्टिड होते हैं ना, वो मेन फंक्शन होते हैं। जैसे हमने बात की थी वैक्यूल्स की, वैक्यूल्स मेन करेक्टर होते हैं प्लांट्स के। ठीक है, मतलब ज़्यादा डेवलप होते हैं प्लांट सेल के अंदर, एनिमल सेल के अंदर ये नहीं होते, नहीं है होते तो वहाँ भी हैं। लेकिन जो पी फॉर प्लास्टिड, पी फॉर प्लांट हो गया ना, तो ये केवल प्लांट के अंदर होंगे, ये केवल किसके अंदर होंगे, प्लांट के अंदर। पी फोर प्लास्टिड, पी फोर प्लांट। ठीक है, तो पी फॉर प्लास्टिड, पी फॉर प्लांट, इसका मतलब क्या है, ये केवल किसके अंदर है, प्लांट के अंदर। ओनली इन प्लांट सेल, नॉट इन एनिमल सेल है। और जैसे माइटोकॉन्ड्रिया थी ना, एक सेल ऑर्गेनेली थी, उसका खुद का डीएनए था, खुद का राइबोसोम था। वैसे ही प्लास्टिड का भी क्या होता है, खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम्स होते हैं। जितनी भी सेल ऑर्गेनेली, जितनी भी कोशिकाएं अंगांग हम पढ़ेंगे, उसमें केवल दो चीज़ें, दो, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड ऐसे होते हैं। जैसे पीएम, पीएम, पीएम से याद, मैं तो ऐसे याद रखता हूँ पीएम, पीएम का मतलब पी फॉर प्लास्टिड, पी फॉर माइटोकॉन्ड्रिया। इन दोनों का भी खुद का तो डीएनए है, खुद का राइबोसोम्स है, बस ये बात ध्यान रखनी है। तो इस प्लास्टिड का भी खुद का डीएनए है, खुद का क्या राइबोसोम्स है। दूसरी अगर प्लास्टिड की बात की जाए तो ये तीन प्रकार के होते हैं भाई, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरो, क्लोरो से मतलब होता है ग्रीन। ठीक है, तो इसका इसका जो कलर होगा वो कैसा होगा, ग्रीन होगा भाई, क्लोरोप्लास्ट। और इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, एक जैसे देखो हमारे पास एक, हमने कोई भी एक ग्रीन 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 वो देगा ट्री,
ठीक है, जो हरियाली वाला जो ट्री होता है मान लो वो देखा, मैंने क्या किया उसका एक लीव्स ले लिया, ठीक है, ऐसे लीव्स ले लिया, तो उस लीव्स पे जब मैं देखूंगा ना, तो उस लीव्स पे क्या होते हैं छोटे छोटे छोटे, जब माइक्रोस ऐसे नंगी आंखों से नहीं दिखाई देंगे, जब मैं क्या करूंगा माइक्रोस्कोप के अंडर इसको ऑब्जर्व करूंगा, तो इस पे मैंने मुझे क्या दिखाई देंगे, इस पे मुझे दिखाई देंगे भाई बहुत सारे क्या दिखाई देंगे, छोटे छोटे ऐसे माइक्रोस्कोप के अंडर ऐसे पिगमेंट्स वो दिखाई देंगे। तो जो ग्रीन कलर का है तो वो पिगमेंट्स कैसे होंगे, ग्रीन होंगे, और उस पिगमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, क्या वो ग्रीन जो पिगमेंट होता है ना उसको हम क्या बोल देते हैं, उस ग्रीन पिगमेंट को हम बोल देते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, तो ये जो क्लोरोफिल पिगमेंट है, क्या है, क्लोरोफिल पिगमेंट है, क्लोरोफिल आल्सो कंटेन येलो, और इसमें क्या होते हैं येलो और ऑरेंज पिगमेंट भी हो सकते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बस बात ध्यान रखनी है कि जो क्लोरोफिल जो पिगमेंट होता है वो कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरो सी फॉर क्लोरोफिल, सी फॉर क्लोरोप्लास्ट, बस ये पॉइंट ध्यान रख लेना भाई, इसको भूल जाओ चाहे नीचे वाली को कोई मतलब नहीं है। क्लोरोफिल पिगमेंट जो होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है और ये ग्रीन कलर का होता है। दूसरा, इसको किसकी जरूरत होती है, देखो कोई भी जो ग्रीन लीव्स था ना इसके ऊपर जो पिगमेंट है इसको क्या बोल दिया, क्लोरोफिल। तो ये क्लोरोफिल क्या करता है, जैसे आम है, आम हमारा खाना बन, जैसे कोई प्लांट होता है कोई पौधा होता है वो कैसे खाना बनाता है, तो उसकी एक प्रोसेस होती है जिसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, सिंथेसिस का मतलब होता है किसी भी चीज़ का बनाना, फोटो का मतलब होता है लाइट, इसका मतलब लाइट्स की हेल्प से, सनलाइट की हेल्प से, सनलाइट की हेल्प से अपना खाना बनाना, इसी प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस कौन करते हैं, प्लांट्स करते हैं, हम नहीं करते, एनिमल्स नहीं करते भाई, प्लांट्स करते हैं। फोटोसिंथेसिस वही कर सकता है जिसके पास क्लोरोफिल पिगमेंट होगा। क्लोरोफिल पिगमेंट किसके पास है, प्लांट्स के पास, पौधों के पास। तो ये क्या कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर सकते हैं और उससे अपना खाना बनाते हैं। अगला जो बात की जाए क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट की अगर बात की जाए तो कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ पिगमेंट विच प्रोवाइड, हिंदी वाले बिल्कुल टेंशन ना ले, हिंदी में भी ये पीडीएफ आएगी, बिल्कुल दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। और आज हर क्लास को मैं क्लास को क्या कर रहा हूँ, 2 बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि सारी चीज़ें आपके दिमाग में सेट हो जाए। अगला आता है क्रोमोप्लास्ट, ये डिफरेंट टाइप के पिगमेंट यहाँ पे प्रोवाइड करता है। देखो हम घर पे टमाटर देखते हैं, नॉर्मल जो एक टमाटर होता है उसका कलर कैसा होता है, लाइट रेड होता है। रेड किसके कारण होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि डायरेक्ट पूछेगा टमाटर का लाल रंग किस पिगमेंट के कारण होता है, तो आपको बोलना लाइकोपीन। कैसे, लाइकोपीन के कारण, लाइकोपीन के कारण। और एक होता है चिली, चिली, ग्रीन चिली, जैसे हरी मिर्च होती है, हरी मिर्च का ये बोल रहा है कि हरा कलर जो होता है वो किसके कारण, तो सी फॉर चिली, सी फॉर चिली, सी फॉर कैपेस, सी फॉर चिली, सी फॉर कैप्सेंथिन, कैप्सेंथिन, सी फॉर चिली, सी फॉर कैप्सेंथिन। तो कैप्सेंथिन पिगमेंट के कारण क्या होता है, हरा कलर होता है। अगला ये जो क्रोमोप्लास्ट होता है ये कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं, जो मैं बोल रहा हूँ छोड़ दो तो उसको छोड़ दो, आंख बंद करके छोड़ दो भाई, बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं बन सकता उस चीज़ से। ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट का काम जो होता है वो क्या होता है भाई, कलर, ये एक तो पहली चीज़ क्या होता है, ये बिल्कुल कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता। देखो ल्यूकोप्लास्ट, ध्यान दो, ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, मैं ये चाह रहा हूँ आपके दिमाग को कैसे ना कैसे करके उन चीज़ों को सेट कर दो। ल्यूको, यहाँ पे ओ दिख रहा है, यहाँ पे एल दिख रहा है, तो ओ एल, बीच में आई लगाना है बस, ऑयल मतलब ओल, ओल तो डायरेक्ट ही बन रहा है ओल, बस इससे थोड़ी हिंट मिल जाएगी ऑयल। तो यह क्या करके क्या करता है, ऑयल स्टार्च, ऑयल और फैट को, स्टार्च क्या होता है अपने आप में फैट होता है, ऑयल और स्टार्च को क्या करता है, स्टोर करता है, स्टोर स्टार्च ऑयल एंड प्रोटीन ग्रेन्यूल्स। ठीक है, ऑयल को इससे ही पता चल जाएगा, ऑयल स्टार्च और प्रोटीन को ये क्या करता है, स्टोर करता है। दूसरी बात की जाए जो ये ल्यूकोप्लास्ट होता है ना भाई, ल्यूकोप्लास्ट 3 प्रकार का होता है। ठीक है, अब तक मैंने स्टार्टिंग में एक बार एक चीज़ क्या कि हम कोई भी खाना खाते हैं उसमें 3 प्रकार के सोर्स हमें मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। तो इस प्रकार से हमारे पास 3 प्रकार का ये क्या होता है, ये किसकी बात कर रहा, प्लांट्स की। अब तो ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है अमाइलोप्लास्ट, अमाइलोप्लास्ट, अमाइलो, अमाइलो से मतलब समझो कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो ये कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करने का काम करेगा। एल्यूरो, एल्यूरो का मतलब होता है प्रोटीन। ठीक है, तो ये प्रोटीन स्टोर काम करने का काम करेगा। इलेयो, इलेयो का मतलब होता है फैट। ठीक है, देखो प्लास्ट तो सभी में है, प्लास्ट प्लास्ट प्लास्ट। ठीक है, अमाइलो, अमाइलो का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट, एल्यूरो का मतलब होता है प्रोटीन, इलेयो का मतलब होता है फैट। ठीक है, बस ये ध्यान रखनी है, ये ध्यान रखनी है, ये चीज़ हम आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अब देखो ये इंग्लिश वालों के लिए यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो गया। अब देखो हिंदी वालों को एक बार बता देता हूँ, ये हमारी चीज़ क्लियर ही हो चुकी। ठीक है, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के बीच में डिफरेंस। ठीक है, आगे हिंदी वाले अब ध्यान दो, देखो आ गया हमारे पास प्लास्टिड,
आ गया हमारे प्लास्टिड। प्लास्टिड मतलब लवक। लवक केवल किसके अंदर पाया जाता है? पौधों के अंदर पाया जाता है। हिंदी वाले ध्यान दो, लवक जो है केवल कहाँ पाया जाएगा? पौधों के अंदर। यह केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। पादप मतलब पौधे, पौधे की कोशिकाओं में पाया जाता है लवक का। ये तो बता ही दी, माइटोकॉन्ड्रिया और लवक। माइटोकॉन्ड्रिया और लवक का क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया और लवक का खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम्स होता है भाई। हिंदी वाले ध्यान देंगे, हिंदी वाले ध्यान देंगे। जैसे लवक है और माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है? सूत्रकनिका। सूत्रकनिका तो लवक और सूत्रकनिका का खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम्स होता है भाई, बस ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है। दूसरा, प्लास्टिड जो होंगे, जो लवक होंगे, वो 3 प्रकार के होंगे भाई। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। जो सेम है क्लोरोप्लास्ट, इसमें बस ये ध्यान रखना कि इसमें ग्रीन कलर का, ग्रीन कलर का ग्रीन कलर का एक लवक पाया जाता है भाई। ग्रीन कलर का लवक, लवक मतलब पिगमेंट, लवक मतलब पिगमेंट। तो ग्रीन पिगमेंट मतलब लवक, ग्रीन लवक पाया जाता है, जिसको हम क्लोरो। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, डायरेक्ट पूछेगा कि क्लोरोफिल जो पाया जाता है वो कहाँ पे पाया जाता है, तो आपको बोलना क्लोरोप्लास्ट के अंदर। हरित लवक में पीले और नारंगी, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, इसको काट सकते हो, देखने की भी जरूरत नहीं है इन फालतू पॉइंट को। इसमें देखो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट में बस ये ध्यान रखना कि इसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है और वो ग्रीन कलर का होता है, बस इतना पता होना चाहिए आपको। ठीक है। अगली जो, हाँ, अगली जो बात की जाएगी, अगली मैंने जो बात बताई, जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल पाया जाता है, जो हरे कलर का होता है। और किस में होगा? ये तो मैंने पहले ही बता दी, पौधों के अंदर। ठीक है। तो पौधे के अंदर अगर क्लोरोफिल अगर है, तो क्लोरोफिल क्या कर सकता है? फोटोसिंथेसिस कर सकता है, प्रकाश संश्लेषण कर सकता है। फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की हेल्प से वो क्या करेगा? क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो क्लोरोफिल है वो क्या करेगा? भोजन बनाने की और ऊर्जा बनाने का उपयोग करेगा, भोजन बनाने में और ऊर्जा बनाने में उपयोग करेगा। यही तो बात बता दी कि फूड सिंथेसिस करता है फोटोसिंथेसिस की हेल्प से। फोटोसिंथेसिस का मतलब प्रकाश संश्लेषण। बताओ हिंदी और इंग्लिश क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको? क्लोरोफिल हरे रंग का होता है। ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है भाई? सफ़ेद, और ये इसका कोई रंग नहीं होता, इंपॉर्टेंट भी नहीं है, हमें नहीं पता होता है नहीं होता। ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूको, 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 ये देखो ओएल, मतलब ये ऑयल को, फैट को और प्रोटीन को स्टार्ट करेगा। ऑयल को, प्रोटीन को और स्टार्च को क्या करेगा? इकट्ठा करेगा। अमाइलो, प्लास्ट, 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 अमाइलो, अमाइलो मतलब कार्बोहाइड्रेट। हिंदी और इंग्लिश हो, बताओ क्या अलग है? अमाइलो का मतलब मैंने बोल दिया कार्बोहाइड्रेट है, अमाइलो का मतलब कार्बोहाइड्रेट है, याद करो। अमाइलो का मतलब कार्बोहाइड्रेट है, एल्यूरो का मतलब प्रोटीन है, इलाइयो का मतलब फैट है, वसा है। बस ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है। अब ये तो याद है, एक बार तो करना पड़ेगा। टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन, मिर्च का ग्रीन, सी फॉर चिली, सी फॉर कैपेस्थिन, सी फॉर चिली, सी फॉर कैपेस्थिन। हिंदी में करो, इंग्लिश में करो, याद तो करना पड़ेगा। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनिक। देखो अब जल्दी जल्दी रिपीट कराओ, तो सबसे पहले हमने वैक्यूल्स को पढ़ा, उसके बाद हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, फिर गोल्गी एपैरेटस को, फिर हमने माइटोकॉन्ड्रिया को, फिर हमने प्लास्टिड्स को। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, इनके के बीच में हमने लाइसोसोम भी पढ़ लिया। अब मेरे को इतना जल्दी कैसे याद है भाई? मैं तो 5 साल बाद इतना आपसे ये सब पढ़ रहा हूँ भाई। बिल्कुल थोड़ा ध्यान दोगे, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बस आप मेरी एक बार बात मान लो, बिल्कुल भी ये चीज़ें मुश्किल नहीं है भाई, बिल्कुल हमेशा के लिए सेट हो जाएंगी। 2 बार ध्यान से क्लास ले लोगे ना, बस क्लास के आप टाइमिंग पे ध्यान मत दो। टाइमिंग, क्योंकि टाइमिंग पे तो भाई मैं खुद ध्यान नहीं देता यार। ठीक है। मेरे को बस ये होता है कि मैं जो कराऊँ आपके क्लास में ही करा दूँ। ठीक है। आगे जो एक चीज़ आती है ना, वो इंपॉर्टेंट आती है भाई, एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस, हिंदी वाले बिल्कुल भी ना घबराएं, मैं साथ साथ दोनों चीज़ें करा रहा हूँ। ठीक है। बेवजह कमेंट बॉक्स को ना भरें फालतू चीज़ें लिख के, ध्यान रखना। देखो एंडोसाइटोसिस हिंदी में यहाँ है, इंग्लिश में यहाँ है, तो दोनों को कराएंगे। एंडोसाइटोसिस, देखो एंडो का मतलब होता है भाई अंदर, क्या होता है भाई? अंदर। दोनों देखें, हिंदी इंग्लिश। एंडो का मतलब होता है अंदर। देखो अब एक बात सुनो, जैसे कोई भी एक सेल होती है, ठीक है, सेल होती है, तो उसको मान लो उसका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस सारी चीज़ें हैं उसके अंदर। ये मान लो एक एनिमल सेल है, तो इसको क्या चाहिए होगा भाई? खाना चाहिए होगा, खाना चाहिए, नॉर्मल प्रोसेस। तो खाना कौन बनाता है इसके लिए? एक तो अंदर भी बनता है खाना, कौन बनाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। अब तक तो पता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो सेल ऑर्गेनेल होती है, माइटोकॉन्ड्रिया जो सेल ऑर्गेनेल होती है, वो क्या बनाती है? खाना बनाती है। उस किस फॉर्म में बनाती है? एटीपी के फॉर्म में, जिसको मेडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बोल सकते हैं। जो हमारी सूत्रकनिका होती है, सूत्रकनिका, सूत्रकनिका के पास खुद का डीएनए होता है, खुद का राइबोसोम्स होता है, और वो क्या बनाती है? खाना बनाती है एटीपी की फॉर्म, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में। और ये चीज़ें हमने देख ली। तो जब भी बात की जाए ये तो ठीक है, लेकिन कई बार खाना बाहर से आता है और कई बार खाना अंदर ज़्यादा बन जाता है ना, तो सेल से बाहर भी चला जाता है। तो इस प्रोसेस को हम देखना। हमने एक प्रोसेस पढ़ी थी डिफ्यूजन और ओस्मोसिस। ओस्मोसिस वाटर के लिए थी, डिफ्यूजन का मतलब होता है ज़्यादा कंसंट्रेशन। कई बार क्या होगा, मान लो मैं बोल रहा हूँ ये सेल है, ठीक है, इस सेल के अंदर है ना भाई, इस सेल के अंदर मैं बोल रहा हूँ
इस सेल के अंदर किसी भी कारण से पानी ज़्यादा हो गया है, तो पानी ज़्यादा हो गया, बाहर कम हो गया, तो ये चले आ जाएगा, नॉर्मल डिफ्यूजन की प्रोसेस है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ अंदर पानी कम है, अंदर पानी कम है और बाहर पानी ज़्यादा है, तो नॉर्मल तो क्या होना चाहिए, ज़्यादा से अंदर की ओर, अंदर की तरफ आना चाहिए। लेकिन हम ज़बरदस्ती अगर इसको बाहर निकालना है तो उसको हम बोल देते हैं क्या बोल देंगे, क्या बोल देंगे, तो उसके लिए बोलना नहीं है, अगर ज़बरदस्ती कोई काम कराना है ना, तो उसके लिए हमें क्या यूज करनी पड़ेगी, एनर्जी। एनर्जी, एनर्जी मतलब एटीपी, एटीपी का यूज करना पड़ेगा। देखो कई बार घर पे क्या होता है कि भाई नॉर्मल हमारे पास नीचे नल में पानी आता रहता है जब भी यूज होती है, ठीक है, ऊपर हमारे पास मान लो ये टंकी रखी है और ये इसका कनेक्शन होता है भाई नीचे, और यहाँ पे मान लो नीचे नल लगा है, तो ये नॉर्मल भाई पानी जब चाहें जब यहाँ आ सकता है। लेकिन कई बार क्या होता है बाहर से पानी की सप्लाई होती है तो हमें पानी ऊपर चढ़ाना पड़ता है, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं भाई, मोटर का। मोटर मतलब एक प्रकार से हमने क्या यूज कर ली, एनर्जी। कौन सी एनर्जी यूज करी, मोटर मतलब किस में लग रही है, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली से चल रही है, तो हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज कर लिया। मतलब नॉर्मल ऊपर से पानी नीचे बिना किसी खर्च के, बिना किसी एनर्जी के आ सकता है। लेकिन अगर उसका उल्टा करना है, हमें उल्टा करना है, ऑपोजिट करना है, तो उसके लिए हमें एनर्जी यूज करनी पड़ेगी। तो जब भी एनर्जी यूज करनी बोलती पड़ती है ना, तो उसको हम बोलते हैं एक्टिव। जैसे किसी भी सेल के अंदर खाना अंदर आ सकता है, बाहर जा सकता है, इस चीज़ को बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन मतलब किसी भी चीज़ का बाहर अंदर आना। लेकिन अगर बात की जाए नॉर्मल हो रही है वो प्रोसेस, तो वो तो है पैसिव। लेकिन अगर हमें क्या करनी पड़ रही है, अगर हमें एनर्जी का यूज करना पड़ रहा है ना, एनर्जी खर्च करनी पड़ रही है, तो उस चीज़ को हम बोल देते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, एक्टिव, ठीक है। बस ये बात ध्यान रखना कि भाई एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है और पैसिव क्या होता है। पैसिव तो वो होता है जो अब तक हमने पढ़ा था डिफ्यूजन की प्रोसेस, भाई ज़्यादा कोई चीज़ ज़्यादा है और किसी कहीं वो कम है, तो ज़्यादा से कम की ओर, तो वो क्या बोल सकते हैं भाई, उसको तो हम पैसिव बोल सकते हैं। लेकिन अगर एक्टिव की बात की जाए तो उसमें ऑपोजिट करना पड़े, कम से ज़्यादा की ओर लाना पड़े, तो इसमें हमें एनर्जी यूज़ करनी पड़ेगी, एटीपी यूज़ करनी पड़ेगी भाई। दूसरी अगर बात की जाए एंडोसाइटोसिस पढ़ रहे थे हम, एंडो, एंडो का मतलब होता है अंदर, साइटोसिस का मतलब होता है सेल, तो सेल की तरफ किसी चीज़ को लाना, किसी टाइप ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट मोमेंट। अब देखिए इसने क्या लिखा, टाइप ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव का मतलब क्या है कि एनर्जी यूज कर रहे हैं भैया, यहाँ पे एटीपी लगानी पड़ेगी, और एक्टिव है तो इसका मतलब क्या है, कम से ज़्यादा की ओर, कम से ज़्यादा की ओर। दूसरा एंडो का मतलब होता है सेल की अंदर लाना है, अंदर लाना है, अंदर लाना है, तो इसका मतलब क्या है, अंदर कोई चीज़ ज़्यादा है, बाहर कम है, तभी तो वो एक्टिव कहलाएगा ना। मान लो बाहर ज़्यादा हो और अंदर कम हो, ठीक है, तो फिर तो वो एक्टिव हो ही नहीं सकता, क्योंकि ज़्यादा से कम, ये तो नॉर्मल प्रोसेस है। लेकिन अगर कम से ज़्यादा अंदर लाना, अंदर है, क्योंकि अंडों का मतलब अंदर होता है, तो लाना तो सेल के अंदर है, ये तो 100% फिक्स है। लेकिन अंदर लाना है और किस प्रोसेस के थ्रू, एक्टिव के थ्रू। एक्टिव के थ्रू लाना है तो क्या करना पड़ेगा भाई, कम से ज़्यादा की ओर, कम से, मान लो यहाँ पे कोई फूड पार्टिकल हो, कुछ भी हो सकता है, ये कम है, यहाँ पे पहले से सेल के अंदर क्या है, ज़्यादा है, ज़्यादा है, भरी पड़ी है सेल, ठीक है, तो ये कम से ज़्यादा की ओर, तो ये क्या हो गया, एक्टिव। तो एक्टिव जो ट्रांसपोर्ट होता है ना अंदर की तरफ सेल के, उसी को हम एंडोसाइटोसिस बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। एक बार हिंदी में देखो, हिंदी में देखो, एंडोसाइटोसिस मतलब ये सक्रिय परिवहन का प्रकार है। सक्रिय का मतलब होता है एक्टिव, एक्ट सक्रिय, सक्रिय मतलब जिसमें एनर्जी यूज करनी पड़े, एटीपी यूज करनी पड़े। बाहरी वातावरण से कोशिका के अंदर पार्टिकल्स की मूवमेंट, ये दो प्रकार के हो सकता है, एक होता है फैगो, एक होता है फिगो। फैगो का मतलब होता है भाई खाना, मान ली कोई खाने की चीज़ अंदर आ रही है तो उसको हम फैगोसाइटोसिस बोल देंगे, और कोई पीने की चीज़ अंदर आ रही है तो उसको पिनोसाइटोसिस। बिल्कुल सिंपल टर्म है, इनका कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे एक ऑर्गेनिज्म होता है, एक जीव होता है भाई, अमोइबा। क्या होता है, अमीबा, अमीबा, अमीबा। मान लो ये अमीबा था यहाँ तक, तो इसको क्या दिखा, इसके पास क्या दिखा, इसने खाना दिखा, इसका मान लो यहाँ कोई रोटी का, ब्रेड का टुकड़ा गिर गया, तो ये क्या करता है, इसके पास आता है और यहाँ पे क्या, फॉल्स, फॉल्स सुडो मतलब फॉल्स फिट, मतलब अपने झूठे ऐसे दिखाने की कोशिश करता है कि ये तो मेरे पैर है, और फिर धीरे धीरे ये क्या करता है, उसको अपने अंदर, उसके धीरे धीरे उसको अपने अंदर समा लेता है, और समा लिया, देखो यहाँ पे उसने बिल्कुल कंप्लीट पूरी तरीके से अंदर समा लिया, और इसको ले अब ये डाइजेस्ट कर लेगा, खा जाएगा। तो ये किस प्रोसेस से यूज करता है, फैगोसाइटोसिस, क्योंकि फैगो का मतलब होता है खाना, खाना इसने खाया ना, कुछ पिया तो नहीं है, तो फैगोसाइटोसिस। लेकिन इसने किसका यूज किया, सुडोपोडिया। सुडोपोडिया का मतलब होता है झूठे पैर, झूठे मतलब उसके पैर वो है नहीं, लेकिन बस उसने दिखाने की कोशिश की कि ये मेरे पैर हैं, फॉल्स फिट, फॉल्स फिट सुटोपोडिया। इंपॉर्टेंट है भाई ये, कि बस ये पूछेगा आपसे, अमीबा इज यूज्ड, मतलब अमीबा टेक फूड,
टेक फूड, और फिर ऑप्शन में दे देगा बाई सुडोफोडिया, ठीक है, बाई टंग कि वो जीभ से लेता है। बस आपको ध्यान रखना है सुडोफोडिया मतलब उसके फॉल्स फिट है। जैसे एंडो, एंडो का मतलब होता है अंदर की तरफ, एक होता है एक्जो, एक्जो का मतलब होता है बाहर की तरफ, एक्जो का मतलब होता है बाहर की तरफ, बाहर बाहर बाहर। तो जैसे एंडो था अंदर की तरफ, एक्सो हो जाएगा बाहर की तरफ, कोशिका से अणुओं का बाहरी वातावरण में मूवमेंट। सेल, इसको अगर कोई सेल किसी चीज को बाहर निकाल रही तो एक प्रकार से वो वोमिट करी उल्टी, तो इसको हम वोमिटिंग भी बोल सकते हैं। खुद पढ़ोगे ना भाई तो भी हो जाएगा, इसमें कोई इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है नहीं, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया है टॉपिक बिल्कुल क्लियर, ठीक है। अब हमारे पास केवल सेल डिवीजन और सेल क्या बचा है, सेल डिवीजन और सेल साइकिल बचा है, बिल्कुल 20 मिनट का। अगर आज कराता ना तो आप देखो कितने कंफ्यूज हो जाते, ठीक है। तो इसलिए आज नहीं कराएंगे, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे इसके प्रीवियस, अब हम इसके क्या देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे भाई, ठीक। तो जो भी टॉपिक अब हमने पढ़े हैं ना भाई, अब हम इसके क्या देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे भाई। देखो अब आपका जो डाउट है ना बिल्कुल क्लियर होगा भाई। आपके डाउट क्या कहते हैं, क्या हमने कोई चीज़ें एक्स्ट्रा तो नहीं पढ़ ली हैं, क्या हमने कोई ऐसी चीज़ें तो नहीं पढ़ रही हैं जो इतना ज़्यादा टाइम लग रहा। देखो मेन बात है जो जो देखो सीरियस है ना अपनी तैयारी को लेके, उसको पता है कि भाई टीचर जो है मतलब मैं जो हूँ कैसे, किस लिए ये चीज़ें इतना टाइम लगा रहा हूँ, ताकि भाई एक एक चीज़ है ना मैं चाह रहा हूँ। देखो कोई भी टॉपिक है, ये सेल है, ठीक है, सेल है नॉर्मल। अगर आप यूट्यूब पे देखोगे ना या कहीं पे भी ऑफलाइन भी अगर किसी कोचिंग में देखोगे ना, ठीक ठीक है, तो मैं सच बता रहा हूँ मैंने जो कंटेंट दे दिया ना आपका भाई, उसका वो 80% भी नहीं कराते अच्छे से अच्छे कोचिंग वाले भी, ठीक है। क्योंकि उसका रीज़न पता है क्या, ये नहीं कि भाई मेरे को नॉलेज ज़्यादा, नॉलेज सबको है भाई, लेकिन पता है क्या, एक टॉपिक को अगर एक जगह हम करेंगे ना तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगी भाई हमारे लिए, बहुत ज़्यादा बिल्कुल आसान हो जाएंगी वो चीज़ें हमारे लिए, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है, तो इस बात का ध्यान रखें। और जल्दी से अब हम क्या करते हैं भाई, अपने क्वेश्चन करते हैं भाई। और आपको है ना बिल्कुल रिव्यू देना भाई, आज आज आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप क्लास का रिव्यू ज़रूर देना भाई, ठीक है। तो अब सबसे पहले देखो, दूसरी बात इंग्लिश और हिंदी, ठीक है। बार बार ये कमेंट मत करने लग जाना कि पीडीएफ इंग्लिश में क्यों थी, ठीक है। पीडीएफ बाई लैंग्वेज है भाई, जैसे मेरे लिए हिंदी वाले स्टूडेंट है वैसे ही इंग्लिश वाला, और आपको भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए भाई दोनों की, ठीक है। अगर ये नहीं है कि मैं सेल्फिश हो के अगर मेरे को हिंदी में चाहिए तो बस मैं हिंदी हिंदी चिल्ला रहा हूँ पागलों की तरह, ठीक है। देखो हिंदी में है और क्या है, ये हिंदी में है और वो क्या है, इंग्लिश में है। सबसे पहले इंग्लिश में देखेंगे हम, जैसे फर्स्ट, जैसे ये जो भी जहाँ की भी बुक है, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया, क्योंकि जो भी टॉपिक जो जैसे 10-12 क्वेश्चन है जो सेल डिवीजन और सेल सेल जो भी मतलब सेल डिवीजन है और सेल साइकिल है उससे रिलेटेड है, तो वो कल हम साथ के साथ कंप्लीट करेंगे। 10-15 मिनट में टॉपिक कंप्लीट करेंगे, 5 मिनट में उसके क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल आसान हो जाएगा और बिल्कुल भैया ऐसा टॉपिक तैयार हो जाएगा आपका जिसके 2 क्वेश्चन 100% फिक्स हैं भाई एग्जाम के अंदर, ठीक है। देखो तीन तीन सब्जेक्ट हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, जीव विज्ञान, रासायनिक विज्ञान और भौतिक विज्ञान, ठीक है। मान लो ग्रुप डी की बात करें हरियाणा की, 15 क्वेश्चन आएंगे ना, कम से कम 8 से 9 क्वेश्चन आपको किसको कहाँ से देखने मिलेंगे, बायो से देखने के मिलेंगे। इसलिए मैं टाइम लगा रहा हूँ, आज सुनो असली रीज़न जो है ना इस सब्जेक्ट के पीछे, जो क्योंकि मैं स्टार्टिंग से बोल रहा था जिस दिन मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाऊँ ना उस दिन मैं आपको बिल्कुल बताऊँ भीगा और आपको खुद पता चल जाएगा कि भाई इतना टाइम क्यों लग रहा था। अब देखो, और अब उससे कंपेयर करना, जो ये बोलते हो ना 40 मिनट में, 5 मिनट में, एक शॉट में, 1 घंटे में हमारा एक टॉपिक करा दो, तो वो आपके सिलेक्शन लेने का आसार नहीं है भाई उन बातों से, वो तो बस अपने आप को धोखा देना है, टाइम पास करना है, ठीक है। और अपने सच्चाई तो यही है, माता पिता को भी धोखा ही देना है, ठीक है। तो ऐसा काम ना करके भाई सीरियस हो जाओ, ठीक है। सिलेक्शन लेना बहुत आसान है, ठीक है। जल्दी से हम क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द प्रोक्योरेटिव सेल। देखो जब मैं इंग्लिश के कराऊँ तो भी हिंदी वाले सुनेंगे ध्यान से, क्योंकि मैं बिल्कुल एक्सप्लेन करूंगा हर क्वेश्चन को। ये पूछ रहा कि जो प्रोक्योरेटिक सेल होती है ना उसमें से मतलब कौन सी चीज़ इनमें से सही नहीं है। हमने पढ़ा था कोई भी प्रोक्योरेटिक सेल होगी तो वो क्या होगी, पहले बनी होगी, पहले बनी होगी, इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं होगी, डेवलप नहीं होगी तो उसके अंदर कुछ भी नहीं हो सकता, न न्यूक्लियस हो सकता, न न्यूक्लियोलस हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। अभी इसके क्वेश्चन सुनो, ऑप्शन सुनो। देयर साइज इज जनरली इन द रेंज ऑफ 1 to 10 माइक्रोमीटर। सही बात है भाई, ये तो हमने वहाँ पे देखा था। देयर क्रोमोजोम्स आर कंपोज्ड ऑफ ओनली न्यूक्लिक एसिड। ये बोल रहा है कि कोई भी एक सेल है उसके अंदर न्यूक्लियस है, उसके अंदर न्यूक्लियोलस होता है, उसके अंदर क्रोमोजोम्स होते हैं, उसके अंदर डीएनए होता है। तो डीएनए के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, न्यूक्लिक एसिड होते हैं। ये चीज़ें अब तक हमने पढ़ी नहीं है, तो इसको आप एक बार छोड़ दो कि भाई हमें इस पे डाउट है, हमें नहीं पता क्या है। दूसरा भैया बोल रहा मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट। बताओ
बताओ जल्दी बताओ। क्या इसके अंदर अगर ये प्रोकैरियोटिक सेल है तो क्या इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड, मतलब इसके साइटोप्लाज्म में ये बोल रहा है कि इसके अंदर सेल ऑर्गेनेली होते हैं। हमें तो पता है नहीं होते। नहीं होते तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है भाई, ये गलत हो गया है भाई बिल्कुल। तो ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। 3 नंबर आंसर हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट इन ओनली प्लांट सेल, मतलब ये बोल रहा है कि कौन सी चीज़ केवल प्लांट्स में होता है। पी फॉर प्लांट्स, पी फॉर प्लास्टिड। लो भाई, ये क्वेश्चन देखो कहाँ कहाँ आया है, CHSL में, SSC GD में। विच ऑर्गेनली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग, अरे एनर्जी, एनर्जी बोल रहा, माइटोकॉन्ड्रिया भाई, माइटोकॉन्ड्रिया। सूत्र कनिका, क्या सूत्र कनिका। मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ भाई, लेकिन मैंने कुछ वर्ड्स आपके लिए भाई इजी करने के लिए सीखे हैं, और क्या ही करें। सूत्र कनिका, तो सूत्र कनिका कहाँ है, माइटोकॉन्ड्रिया ये रही। व्हाट इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखो CGL का क्वेश्चन है, और ये क्या पूछ रहा है, बिल्कुल बेसिक चीज़ें पूछ रहा है कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बता दो, जीवन की मौलिक इकाई बता दो मुझे क्या है, तो वो तो सेल है ना भाई। खालिस्तान ए काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजेबल सिस्टम ऑफ द सेल, मतलब जो वेस्ट, जो भी फूड को, खाने को, एक्स्ट्रा फूड को जो करेगा, कौन स्टोर करेगा, सबसे पहले पढ़ा था हमने वैक्यूल, 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 ये भाई उससे रिलेटेड है, इसको छोड़ दो, सेल डिवीजन कल करेंगे। ठीक है, ये अब देखो, अब एक बात ध्यान रखना, जो भी थोड़ी ही ऐसी चीज़ें होंगी ना भाई, जो मतलब पूछी गई हैं और हमने कवर नहीं की हैं, ठीक है, तो वो देखो हमने साथ ही साथ उनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा भाई। उनको वो चीज़ें छोड़ नहीं सकते हम, ठीक है। जैसे PDF के अंदर नहीं थी, तो अब कुछ चीज़ें, यही तो बोल रहा हूँ मैं, कुछ चीज़ें ऐड कराऊंगा क्वेश्चन के साथ साथ, तो वही अब अपनी कॉपी और पेन को रेडी रखो, ठीक है। विच इज इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन दैट फॉर्म्स द टेट्रामेर एंड फैसिलिटेट डिफ्यूजन ऑफ वाटर एंड सम स्मॉल अनबॉडीड सॉल्यूशन एक्रोस सेल मेम्ब्रेन। ये बोल रहा है कि कोई भी एक सेल होती है, उसकी जो ये सेल मेम्ब्रेन होती है, जो कोशिका की झिल्ली होती है, इसके अंदर है ना, कोशिका की झिल्ली किससे बनी होगी, लिपोप्रोटीन से। लिपोप्रोटीन मतलब लिपिड प्लस प्रोटीन से। तो इसके अंदर पहले ही बताया था एक बार कि इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं भाई, इसके ऐसे प्रोटीन घुसे होते हैं। जैसे लिपिड की तो बोला था मैंने कि लेयर होती है, ठीक है, लेयर होती है, और प्रोटीन ऐसे घुसे होते हैं। तो ये बोल रहा है कि इस प्रोटीन के थ्रू जो वाटर और छोटे जो आयंस होते हैं, पानी और जो भी ज़रूरी सामान होता है, वो अंदर की तरफ जाता है, ठीक है। तो इनको हम क्या बोलते हैं, तो प्रोटीन के अंदर जो बोलते हैं इनको छिद्र, मतलब एक्वापोरिन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्वापोरिन्स। क्या बोलते हैं, एक्वापोरिन्स, एक्वापोरिन्स। अगर ऑप्शन को सीखना चाहो कि म्यूसिन, म्यूसिन्स क्या होता है, तो म्यूसिन्स एक प्रकार की सेल होती है भाई, जो क्या बनाती है, मुकस बनाती है। जैसे हम, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम जब हम पढ़ेंगे ना, मान लिया मुँह से कोई खाना गया, ठीक है, खाना गया, तो जो ये लेयर होती है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा मुलायम स्किन होती है, एक प्रकार से मान लो सेल्स टिश्यू होती है, तो इसको कवर करता है। मान लो कई बार हमने कोई गर्म, ज़्यादा गर्म चीज़ खा ली, गर्म पानी पी लिया, तो एकदम से यहाँ जलन ना हो, एकदम से जले ना, ठीक है, कोई इन्फेक्शन ना हो, तो यहाँ पे एक प्रोटेक्शन होती है जिसको हम बोलते हैं मुकस, ठीक है। जिसको ये चीज़ें नहीं समझ आ रही ना, नहीं पता, तो कोई दिक्कत की नहीं, आगे हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। बस एक बार जो बता रहा हूँ ना वो सुनते जाओ, ठीक है। ये म्यूसिन हो गया। अगर इम्यूनोग्लोबुलिन्स की बात की जाए, एक प्रकार की एंटीबॉडीज़ होती हैं। जैसे कुछ साल पहले देश के अंदर क्या आया था, कोरोना आया था, तो सबको टीकाकरण हुआ था, इसका मतलब सबको एंटीबॉडीज़ लगी थी, तो इम्यूनोग्लोबिन एंटीबॉडीज़ की बात कर रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शन ऑफ साइटोस्केलेटन। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है भाई। जैसे कोई भी एक सेल होती है ना, अब तक हमने सारी चीज़ें पढ़ी, उसके अंदर न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस होगा, साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारी कोशिकाएं, कोशिका अंगांग होंगी, मतलब ठीक है। कोई भी किसी भी कोशिका की अगर हम बात करें, तो लेकिन अब तक जो बात की है हमने, सारी लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग चीज़ों की बात की है। लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि सारी चीज़ें लिविंग होगी सेल के अंदर। कुछ चीज़ें होती हैं भाई जो सेल के अंदर नॉन लिविंग होती हैं। जैसे प्लांट की सेल होती है, उसकी जो सेल वॉल होती है बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, तो उसके अंदर भी बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं, क्योंकि वो खुद अपने आप में क्या है, नॉन लिविंग है, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ नॉन लिविंग चीज़ें होती हैं। तो सेल के अंदर जो नॉन लिविंग चीज़ें होती हैं ना, उनके ग्रुप को ही हम क्या बोलते हैं, साइटोस्केलेटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइटोस्केलेटन बोलते हैं, साइटोस्केलेटन। तो अगर वो बोल रहे कि भाई नॉन लिविंग है, सेल के अंदर नॉन लिविंग चीज़ें हैं, उनका कोई काम तो है नहीं, वो है कहाँ पे, वो क्या करती हैं, इसको सपोर्ट करती हैं भाई, सपोर्ट। सपोर्ट मतलब इसको सपोर्ट, प्रोटेक्शन में हेल्प देती हैं, बस इस बात का ध्यान रखना कि वो प्रोटेक्शन में इसको हेल्प देंगी। तो सेल क्या करेंगी, वो सपोर्ट और शेप, इसकी शेप बनाने में और सपोर्ट करेंगे, बस इतना ध्यान रखना। द बेसोफिलिक न्यूट्रोफिलिक ग्रेन्यूल्स आर द, हाँ, दूसरी बात एक ध्यान रखना, जैसे हमने बोला किसी भी सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारी सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं, बहुत सारी क्या होती हैं, सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं। हमने एक पढ़ी थी सबसे लॉन्गेस्ट, सबसे लंबी सेल जो होती है वो कौन सी होती है, नर्व सेल।
पड़ी थी या नहीं पड़ी थी? नर्व सेल। नर्व सेल की अगर बात की जाए तो नर्व सेल के अंदर क्या होता है कि नर्व सेल की, अब ये है तो ये भी सेल, इसका भी न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियोलस होगा, इसका साइटोप्लाज्म होगा। तो इसके साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होते हैं, इसके साइटोप्लाज्म के अंदर छोटे छोटे ऐसे ग्रेन्यूल्स होते हैं भाई, ग्रेन्यूल्स। एक्चुअल में तो वो क्या होते हैं, राइबोसोम्स ही होते हैं। क्या होते हैं? राइबोसोम्स। तो आर फॉर राइबोसोम, अगर राइबोसोम्स है तो वो क्या बना देगा, प्रोटीन बना देगा। वही चीज़ ये लिख रहा है कि साइटोप्लाज्म नर्व सेल की साइटोप्लाज्म में होते हैं और उनसे प्रोटीन बनाते हैं। तो वो क्या चीज़ होती है, तो नॉर्मल सेल के अंदर तो हम उनको जो प्रोटीन बनाते हैं उन चीज़ों को हम क्या बोल देते हैं, नॉर्मल सेल के अंदर तो उनको हम राइबोसोम्स बोल देते हैं। लेकिन अगर नर्व सेल की अगर बात करें ना, नर्व सेल के अंदर अगर ऐसे बोले कि साइटोप्लाज्म में ऐसी चीज़ें और वो प्रोटीन बनाती है, तो एन फॉर नर्व, एन फॉर नर्व, एन फॉर नीसिल बॉडीज, उनको हम नीसिल बॉडीज बोल देते हैं भाई, नीसिल बॉडीज बोल देते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखो प्रोटीन बन रहा है तो राइबोसोम्स ऑप्शन में है नहीं, नर्व ऑप्शन में नहीं है, तो हम किसको देखेंगे, हम देख किसकी बात कर रहे हैं, नर्व सेल की। एन फॉर नर्व, एन फॉर नीसिल बॉडीज, कितना आसान है। ठीक है, ये बोल रहा है इज द फ्लूइड कॉन्टेक्ट, ये बोल रहा है कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है इसके अंदर जो फ्लूइड मटेरियल होती है इसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, अब ये देखो हमने 10 क्वेश्चन कर लिए इंग्लिश के अंदर, ये क्वेश्चन जल्दी से रिपीट कर देता हूँ हिंदी के अंदर। ठीक है, हिंदी की अगर बात की जाए, ठीक है, जूम करो। ठीक है, ये बात करो, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। वही बात है सेम, प्रोकैरियोट, पी फॉर प्रोकैरियोटिक सेल की बात करा। तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या हो सकते हैं भाई, ये हो सकते हैं इनमें झिल्ली से घिरी हुई, क्या मतलब कोशिका अंग, ये बोल रहा है मौजूद हैं। जबकि हमें तो पता है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मौजूद हो ही नहीं सकते क्योंकि वो इतनी ज़्यादा डेवलप है ही नहीं। 2 नंबर क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में तो कौन से केवल पौधों के, पी फॉर प्लांट्स, पी फॉर पौधे और पी फॉर क्या होते हैं मतलब प्लास्टिड, तो क्या आ जाएगा इसका अंदर लवक, प्लास्टिड, ये रहा लवक, लवक आ गया। कौन सा कोशिकांग, एटीपी, मतलब ये बोल रहा कि कौन सा एटीपी बनाएगा, एटीपी कौन बनाएगा, बोला था अब तक सूत्रकणिका बनाएगा। जीवों की मूलभूत संरचनात्मक इकाई क्या है भाई, अंग क्या है, कोशिका है। कोशिका में किसी अपशिष्ट निपटाने वाली प्रणाली कहा जाता है, मतलब अपशिष्ट, अपशिष्ट का मतलब क्या है, वेस्ट मटेरियल। ठीक है, किसी भी सेल के अंदर एक्स्ट्रा फूड को या वेस्ट मटेरियल को जो स्टोर करता है वो कौन करता है, जल्दी बताओ, रिक्तियाएँ करती हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था वैक्यूल्स, तो क्या आ जाएगा, रिक्तियाएँ। सूत्री, ये तो डिवीजन का, ये बाद में करेंगे क्योंकि किससे रिलेटेड आ गया, डिवीजन से, डिवीजन से रिलेटेड आ गया भाई, सेल डिवीजन से हम कल कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 8वां क्वेश्चन पढ़ो जल्दी से। वह भी इधर झिल्ली प्रोटीन कौन सा है जो टेट्रामियर बनाता है, ये वही बात है जो अब तक मैंने समझाया। ठीक है, बिल्कुल वही बात है भाई, ये कि भाई बताया तो है कि भाई जो एक्वापोरिन्स होंगे, जो सेल होगी उसकी सेल मेम्ब्रेन होगी, तो उस पे जो एक्वापोरिन्स होते हैं, हिंदी में करो इंग्लिश में करो एक ही बात है, डी एक्वापोरिन्स। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका संघ, साइटोस्केलेटन की बात करा, किसी भी सेल के अंदर ये मानो किसी भी कोशिका के अंदर जो निर्जीव चीज़ें होती है ना वो एक ग्रुप बना के इकट्ठी हो गई साइटोस्केलेटन बना देते हैं, और वो उसका जो मेन काम होता है वो क्या देना, किसी भी कोशिका को मजबूती देना, मजबूती देना, सहारा देना। तो कोशिका को सहारा और आकार प्रदान करता है, डी आ गया भाई। बेसोफिलिक, बेसोफिलिक ये वही बात है कि जो नर्व सेल होगी, एन फॉर नर्व सेल, तो नर्व सेल के अंदर जो प्रोटीन बनाने का जो काम करेगा वो नीसिल बॉडीज करती हैं भाई, नीसिल निकाय। बस नीसिल भी अगर आपको पता होगा ना तो वही चीज़ है, नीसिल निकाय आ गया। तो देखो अब 10 क्वेश्चन हो गए हमारे, 10 क्वेश्चन हो गए, अब हम आगे चलेंगे। आगे इंग्लिश वाले मैंने कोशिश की है भाई क्वेश्चन उठाने की कहीं ना कहीं से। ठीक है, ये क्वेश्चन हम एक बार छोड़ेंगे, कल करेंगे। ठीक है, ये तो उसी से रिलेटेड है, उसी में इसका नाम आएगा साइंटिस्ट का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, ये बोल रहा है कि जो न्यूक्लियस होता है ना भाई, जो केंद्रक होता है उसके अंदर इनमें से कौन सी चीज़ प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, तो हमें पता है भाई, हमें पता है कि जो वैक्यूल है ना, वैक्यूल क्या है, एक सेल ऑर्गेनेली है। तो ये सेल ऑर्गेनेली क्या होगी, न्यूक्लियस में तो नहीं हो सकती भाई, कहाँ होगी, साइटोप्लाज्म में होगी। तो डी आंसर आ गया। अब ये बताओ भाई मैंने क्या एक्स्ट्रा करा दिया, और जो कराया क्या वो मैंने तरीके से कराया नहीं कराया। ठीक है, ये सेल डिवीजन से रिलेटेड है, बाद में करेंगे। ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट इनटू लेग, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। देखो अब कई बार क्या होता है कि हम रनिंग करते हैं, कई दिन बाद रनिंग करती है तो हमारे क्या होते हैं पैरों में, मसल्स में देखो बॉडी के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, एक तो होती है भाई बोन मतलब हड्डी, और एक चीज़ होती है मसल, एक होती है मसल मांसपेशी। ठीक है, एक होती है मांसपेशी। तो कई बार हम कई दिन बाद रनिंग करते हैं ना, देखो जब भी हम रनिंग करते हैं ना तो हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स होती है ना उनको
प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। ऑक्सीजन नहीं मिल पाती तो ऑक्सीजन की क्या होगी, वहाँ पे कमी होगी। तो कमी के कारण किसी खाने का ब्रेकडाउन होता है ना, नॉर्मल सी बात है। किसी सेल को क्या चाहिए, खाना चाहिए। खाना चाहिए तो वो क्या करेगी, फूड पार्टिकल का मतलब किसी भी फूड पार्टिकल का ब्रेकडाउन होगा वहाँ पे। लेकिन ब्रेकडाउन होगा, ब्रेकडाउन के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है, प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। तो अब्सेंस में, यानी कि ऑक्सीजन की अब्सेंस में क्या होता है, कई बार क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है फूड फूड का, खाने का। तो उस केस में क्या बन जाता है, हमारी मसल के अंदर, हमारी जो मांसपेशी होती है ना, उसके अंदर लैक्टिक एसिड, बोलते नहीं है कि कई बार रनिंग के बाद भाई पेन होता है, उसका कारण क्या होता है, तो उसका कारण होता है लैक्टिक एसिड, कि लैक्टिक एसिड डिपॉजिट हो जाता है। तो ये वही बात कर रहा है कि जो लैक्टिक एसिड डिपॉजिट होता है वो कौन सी सेल्स में होता है, तो मैंने बता तो दिया यार, मांसपेशियों में होता है, वुमन की मसल सेल्स के अंदर होता है, मांसपेशियों में। बताओ इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा। द न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम खालिस्तान बाई ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये बोल रहा है कि जो कोई भी एक सेल है उसका जो न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस जो होगा न्यूक्लियर, अब ये बोल रहा है कि जो ये इस न्यूक्लियस के बाद जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ना, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इस न्यूक्लियस को किससे सेपरेट करती है। तो भाई अरे यार, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसके अंदर की तरफ तो न्यूक्लियस है, इसके अंदर बाहर की तरफ कौन है, साइटोप्लाज्म। तो नॉर्मल सी बात है, ये साइटोप्लाज्म से क्या करती है, अलग करती है। तो साइटोप्लाज्म इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, ये कल करेंगे। ठीक है, दूसरा यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है वेरी कम्प्लेक्स फंक्शंस देमसेल्व्स, यानी कि जो यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहा है कि इसके अंदर भाई बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो ठीक है, बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती है, फंक्शन होते हैं, लाइक एनर्जी प्रोडक्शन की बात की जाए। ठीक है, व्हाट आर द मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड आर प्रेजेंट विद इन द सेल टू कीप ईच ऑफ द फैन सेपरेटेड। मतलब इन सारी चीज़ों को जो सेपरेट करके रखती हैं, तो वो सारी ये बोल रहा है कि किसी भी एक सेल के अंदर जो बहुत अलग अलग प्रकार की जो रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, कोई जैसे कोई एनर्जी बना रहा है, कोई किसी प्रोटीन को स्टोर कर रहा है, कोई किसी कोई एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर रहा है। तो ये जो सारी चीज़ें करने का काम कौन कर रही है, तो ये कौन, किसी भी कोशिका के अंदर कोशिका अंगांग कर रही है, कोशिका सेल ऑर्गेनेलिज कर रही है। तो ऑर्गेनेलिज इसका आंसर आ गया। अब ये बताओ इन क्वेश्चन में आपको क्या समझ नहीं आ रहा और क्या ऐसी मुश्किल चीज़ें हैं। ठीक है, ये तो बताओ कम से कम। वही चीज़ें अब रिपीट कर लो, वही वही चीज़ें अब क्या कर लो, रिपीट कर लो। ठीक है, तो जूम कर लेते हैं आपके लिए। ठीक है, टाइम इस इन चीज़ों में लग रहा है भाई। ठीक है, बाकी मुश्किल कुछ भी नहीं है, आपको ये आपको ही पता। लिमिलिक में से कौन सा केंद्रक में उपस्थित नहीं है, बोल रहा है कि भाई न्यूक्लियस के अंदर, वही तो चीज़ें हैं। ठीक है, वैक्यूल नहीं होता भाई, डी आ जाएगा। ठीक है, कोशिका विभाजन की प्रक्रिया है तो विभाजन की बात कर रहा है। पायरुवेट वही बात कर रहा है कि भाई जो पायरुवेट होता है वो लैक्टिक एसिड डिपॉजिट हो जाता है, वो कौन सी सेल्स में होता है, तो मानव की पेशी मतलब मसल्स की सेल में, बी आ जाएगा। केंद्रक को किस झिल्ली द्वारा अलग किया जाता है, ये देख लो। तो वो किससे किया जाता है, साइटोप्लाज्म से किया जाता है। ये बोल रहा है कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना, वो किसको न्यूक्लियस से सेपरेट करता है। तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को सेपरेट करता है। ठीक है, 17 हमारा अभी करना नहीं है। ठीक है, 17 करना नहीं है। 18 की अगर बात की जाए, 18 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो बिल्कुल सेम है, चाहे इंग्लिश में करो चाहे हिंदी में करो। कोशिकाएं ये सारे के सारे काम कौन करती हैं, सेल ऑर्गेनेलिज करती हैं भाई। ठीक है, इस कोशिकाओं में एंजाइम होते हैं। ये देखो अब 19 नंबर, एंजाइम किस में होंगे, बताया था जो सुसाइडल बैग थी, लाइसोसोम्स, सी आ गया। ठीक है, सामान्य संरचना और कार्य वाली कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, बताओ। टिश्यू कहते हैं, उत्तक कहते हैं। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। अगर किसी को दिखने में प्रॉब्लम है तो लो, लेकिन टाइम थोड़ा ज़्यादा होगा, फिर ये देख लेना। लो पहले हिंदी में ही करा देते हैं। पादप कोशिकाओं में मुख्य रूप से कोशिकांग होते हैं जिनमें स्टार्च, ये देखो अब स्टार्च, स्टार्च तेल, ओ एल, ओ एल बताया था, ओ एल, ओ एल मतलब बोलो ल्यूकोप्लास्ट, जब हमने पढ़ा था उसके अंदर बताया नहीं था, ये ओ है ये एल है, तो ओ एल स्टार्च प्रोटीन कौन स्टार्ट करता है, ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। अब हिंदी में करो इंग्लिश में करो, बात तो एक ही है ना भाई, बात तो एक ही है। ये ल्यूकोप्लास्ट है। निम्नलिखित में से कौन कोशिकाओं के केंद्रक में स्थित होता है, मतलब कौन कौन होगा, तो सीधी सी बात है उसके अंदर क्रोमोजोम्स बिल्कुल होगा, जीन बिल्कुल होगा, आंसर आ गया। ठीक है, कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म हो ही नहीं सकता, कोशिट साइटोप्लाज्म हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता जीव द्रव्य। ठीक है, उस घटक की पहचान करें जो केवल प्रोकैरियोटिक में अद्वितीय रूप से पाया जाता है। तो प्रोकैरियोटिक में जो पाया जाएगा, कौन सा पाया जाएगा बताओ। गुणसूत्र, क्या माइटोकॉन्ड्रिया मिल सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया का एक सेल ऑर्गेनेली है जो नहीं मिल सकता। क्या केंद्रक मिल सकता है, न्यूक्लियस मिल सकता है, नहीं मिल सकता। केंद्र की झिल्ली, न्यूक्लियर एनल ऑफ
मिल सकता है। बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, बोलो भाई जल्दी बोलो। उस घटक की पहचान करो जो केवल प्रोकैरियोटिक में अद्वितीय रूप से पाया जाता है। ठीक है, जब भी हम किसी बात करें प्रोकैरियोटिक सेल के मैंने बोला था कि एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं। जैसे क्या था, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा क्या होता है, बैक्टीरिया होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ये आपको ध्यान रखनी है। जैसे कोई बैक्टीरिया की जो सेल होती है ना, उसकी जो सेल होगी तो उसकी क्या होगी, ये सेल मेम्ब्रेन होगी। उसके बाद मान लो सेल वॉल भी होगी, लेकिन किसकी बात करनी है, सेल मेम्ब्रेन की। तो सेल मेम्ब्रेन कई बार उसकी क्या हो जाती है, कुछ बैक्टीरिया के अंदर ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड हो जाती है। यही है, यही अंदर चली गई है ऐसे, तो अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड हो जाती है, उसको हम बोल देते हैं मीजोजोम। उसको हम क्या बोल देते हैं, एक बोला था कुछ चीज़ें भाई देखो, क्वेश्चन आएगा उसके हिसाब से होंगे। ठीक है, मीजोजोम, तो अब ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको मीजोजोम की। बस इतना ध्यान रखना, बैक्टीरिया की जो सेल होती है, सेल की जो बैक्टीरिया की जो कोशिका होती है, कोशिका की जो झिल्ली होती है, वो झिल्ली कई बार अंदर की तरफ फोल्ड बना लेती है, जिसको हम बोल देते हैं मीजोजोम। बस इतनी बात ध्यान रखनी है। ठीक है, जंतुओं की कोशिकाओं में कौन सी झिल्लीबद्ध कोशिकांग आमतौर पर छोटे होते हैं, ये बोलो देखो। अब और अवश्य बोलो देखो, ये बोल रहा कि एनिमल्स के अंदर, पशुओं के अंदर मतलब छोटी होती है, तो छोटी क्या होगी, वैक्यूल्स। बस पहले ही बताया था कि जो वैक्यूल्स है वो करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है किसकी, प्लांट्स की। प्लांट्स के अंदर बड़े होंगे, लेकिन किसके अंदर छोटे होंगे, एनिमल्स के अंदर। तो रिक्तियाँ छोटी होंगी। कोशिका द्रव्य में होते हैं खाली स्तंभ, जैसे कि राइबोसोम, सूत्रकणिका, गोल्गी, बॉडी। तो ये सारी की सारी क्या हैं, इन्होंने जो नाम लिया है, सूत्रकणिका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया का, राइबोसोम का, गोल्गी एपरेटस का, ये सारी की सारी कोशिकांग है। जब कोई कोशिका अर्धसूत्री विभाजन है, तो वही विभाजन की बात कल करेंगे। पौधे की कोशिकाओं की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है, मतलब जब भी बात की जब पौधों। अब देख, ये इंपॉर्टेंट बात है। देखो, अब इसने जो क्वेश्चन पूछा ना, सीजीएल में पूछा है, सीजीएल में पूछा, और कितनी बेसिक चीज़ पूछ ली इसने, कितनी बेसिक चीज़ पूछ ली। इसलिए मैं बेसिक पे ध्यान दे रहा हूँ। अब आपको समझ में आना चाहिए बेसिक क्यों ज़रूरी। ये बोल रहा कि सिंपल, इसने एक बात पूछी कि भाई जो प्लांट्स की होती है ना, पौधों की जो सेल होती है ना, कोशिका होती है, अंदर क्या होता है क्या नहीं, इतना तुम्हें नॉलेज है नहीं, मुझे नहीं पता। ये बोल रहा बस मेरे को इतनी बता दो कि जो प्लांट की सेल होगी ना, इसकी सबसे बाहरी जो कवरिंग होगी उसको हम क्या बोलेंगे। अगर यही मैं बोलूँ आपको, एनिमल की बाहरी कवरिंग को क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे भाई कोशिका झिल्ली, क्योंकि कोशिका भित्ति वहाँ नहीं होती। लेकिन प्लांट के अंदर कोशिका भित्ति होगी, कोशिका भित्ति होगी तो आंसर कोशिका भित्ति जाएगा। इतनी सिंपल चीज़ पूछी है, और कहाँ पूछी है, सीजीएल के अंदर। अब आप बताओ, मेरे को बेसिक से चीज़ें करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए। जिस चक्कर में आप पढ़ते हो ना, 1 घंटे में क्लास करा दो, 50 मिनट में करा दो, बर्बाद हो भाई, बर्बाद हो। सच्चाई तो यही है। ठीक है, मेरे को पढ़ाना नहीं पढ़ाना वो भाड़ में जाए सब कुछ, लेकिन भाई इन चीज़ों से फिर दिमाग खराब होता है जब ऐसे कमेंट करते हो। ठीक है, और दूसरा ये बताओ कि भाई इन क्वेश्चनों में जो ये क्वेश्चन करा रहा हूँ, जो जो भी प्रीवियस सारे सीजीएल के लेवल के क्वेश्चन है, ये सीजीएल लेवल के क्वेश्चन आप देख लो। हर क्वेश्चन सीएचएसएल सीजीएल का चल रहा है। ठीक है, गोल्गी कोय में परिपक्व सतह कैसी होती है। ठीक है, गोल्जी कोय में। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए, मतलब ये चीज़ आप, और ये तो बताया भी तो आपको। जैसे गोल्गी बॉडी है, गोल्गी एपरेटस है, उसके बताए थे 2 फेस, एक होता है सिस फेस और एक होता है ट्रांस फेस। तो ये किसकी बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, ये ट्रांस फेस की बात कर रहा है, ट्रांस फेस की बात कर रहा है, तो अवतल होता है। ठीक है, तो ये तो भाई आप देख ही लोगे, मतलब आपके नोट्स के अंदर ये चीज़ें तो हैं। अब ये क्वेश्चन तो भाई आपके खुद से होने चाहिए बताने के बाद। वह रासायनिक क्रिया जिसमें विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया शामिल होती हैं, जो जीवों में कोशिकाओं की जीवित अवस्था को नियंत्रित करने तथा उसे क्या कहा जाता है, जल्दी बताओ, उसे क्या कहा जाता है। इंग्लिश के अंदर मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि उसको मेटाबॉलिज्म कहा जाता है, उसको मेटाबॉलिज्म कहा जाता है भाई। मेटाबॉलिज्म होता है, मेटाबॉलिज्म। जैसे हम किसी भी सेल ने कोई खाना आया अंदर, उसको उसको डाइजेस्ट किया, उसके अंदर फिजिकल और केमिकल रिएक्शन की, तो इस चीज़ को मेटाबॉलिज्म बोला जाता है। अब हिंदी वाले आप बताओ कि आपको क्या बोलोगे इसको, तो इसका मतलब क्या था, उपापचय। ठीक है, एक प्रकार से डाइजेशन है। तो बस ये तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ये एक प्रकार से ये मान लो कि याद करने की चीज़ है। अमीबा अपने भोजन को किस प्रक्रिया से माध्यम से प्राप्त करता है, बताओ अब किस प्रक्रिया के माध्यम से करता है भाई, किस प्रक्रिया के माध्यम से करता है, कोशिकीय अवशोषण। अतः कोशिकीय अवशोषण बताया था ये बिल्कुल। ठीक है, कोशिका झिल्ली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, किसकी बात कर, देखो अब एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया है, और किसकी बात कर रहा है, केवल सेल मेम्ब्रेन की, सेल मेम्ब्रेन की।
सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली की बातें कर रहा है। झिल्ली कुछ क्षणियों के लिए चयनात्मक रूप से पारगम्य होती है। बताओ, जल भी इस झिल्ली के पार निम्नलिखित से उच्च सांद्रता की ओर जा सकता है। बताओ, हाँ तो बिल्कुल जा सकता है। अगर हम एटीपी का यूज करें, एनर्जी का यूज करें, तो दूसरा तो सही है, लेकिन ये कह रहा है कि अणुओं की चयनात्मक रूप से पराग्य होती है, तो बिल्कुल गलत बात है। ये कैसी होती है? सेलेक्टिव परमिएबल होती है भाई, सेलेक्टिव परमिएबल होती है। ठीक है, तो इसका मतलब सेकंड आ जाएगा। ठीक है, कोशिका चक्र के ये तो कल करेंगे इसको। ठीक है, निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने कोशिका के तरल पदार्थ के लिए जीवदर्या शब्द गढ़ा था? बताओ भाई, किसने? सोचो थोड़ा बहुत, किसकी बात कर रहा है? जीव द्रव्य, जीव द्रव्य मतलब प्रोटोप्लाज्म, P4 प्रोटोप्लाज्म, P4 पुरकिंजे। ये क्वेश्चन पहले भी कराया था। एक कोशिकीय एल्वेओलर जल के जीवों अधिकांश पौधों की कोशिकाओं किस प्रकार के माध्यम से जल ग्रहण करती हैं? ये बोल रहा है कि जो सेल होती हैं वो जल ग्रहण किस प्रोसेस के हेल्प से करेंगे? बताओ, जल की बात कर रहा है ये, जल, फ्लो ऑफ वाटर, पानी के फ्लो की बात कर रहा है। ओस्मोसिस, अब ये बताओ मैंने क्या चीज़ एक्स्ट्रा करा दी आपको? ठीक है, ओस्मोसिस, ओस्मोसिस मतलब परासरण। ये हो गया। निम्नलिखित में कौन सी कोशिका कोशिका का आत्मघाती, आत्मघाती मतलब सुसाइड लाइसोसोम्स। लो, बताओ अब, बताओ अब, बताओ जल्दी बताओ। ठीक है, ये क्वेश्चन कल करेंगे। ये अब का है भी नहीं कहीं, ये बोलो छोड़ दिया ये क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो, निम्नलिखित में से कौन सा युगत गलत है? इनमें से गलत बताना है, गलत बताना है। केंद्रक, केंद्रक लिपिड, क्या केंद्रक कभी लिपिड बना सकता है? पहला ही गलत हो गया। ठीक है, दूसरा लाइसोसोम्स क्या बनाता है? आत्म लाइसोसोम्स आत्मघाती थैली, सही बात है। सूत्रकणिका कोशिका का ऊर्जाघर, सही बात है। राइबोसोम्स प्रोटीन फैक्ट्री, सही बात है। कहाँ पूछा गया है क्वेश्चन? सीजीएल में। बताओ अब इसमें क्या मुश्किल है? कौन सा कोशिका कोशिका के भीतर परिवहन मार्ग और निर्माण सतह दोनों के रूप में कार्य करता है? बोला बताया था, एंडोप्लाज्मिक जो रेक्टिकुलम होता है हमारा, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम क्या करेगा? मतलब उन चीज़ों को तैयार भी करेगा, लेकिन थोड़ा बहुत ट्रांसपोर्टेशन का भी ध्यान रखेगा, ट्रांसपोर्टेशन का भी ध्यान रखेगा। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम हो गया। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। निम्नलिखित में से कौन सा घटक केवल यूकैरियोटिक कोशिका? अब ये देखो, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, तो यूकैरियोटिक में क्या होगा? न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियोलस होगा, सारी सेल ऑर्गेनेलिज होंगी। अब इसमें उसका नाम दे रखा होगा किसी ना किसी चीज़ का। बताओ अब, बताओ अब, बताओ क्या होगा? जल्दी बोलो। केंद्रकीय झिल्ली, केंद्रकीय झिल्ली होगी। केंद्रकीय झिल्ली केवल किसके अंदर पाई जाएगी? केवल किसके अंदर पाई जाएगी? यूकैरियोटिक के अंदर पाई जाएगी, क्योंकि न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस यूकैरियोटिक के अंदर होते हैं, तो उनको कवर करने का हम न्यूक्लियर एनवलप उसी के अंदर हो सकती है, प्रोकैरियोटिक के अंदर नहीं हो सकती। प्रोकैरियोटिक ये कल करेंगे। ठीक है, कौन सा कोशिका सिद्धांत यह साबित करता है कि लिपिड की अर्ध द्वैता प्रोटीन, हाँ एक थोड़ी ही ध्यान रखना भाई, फ्लूइड मॉजिक मॉडल होता है एक। जैसे मैंने बताया था ना, जैसे कोई भी एक सेल होती है, सेल की जो सेल मेम्ब्रेन किसी भी कोशिका की जो कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका झिल्ली के लिपोप्रोटीन की बनी होती है, लिपिड प्लस प्रोटीन की, लिपिड प्लस प्रोटीन की। ये किस साइंटिस्ट ने बताया था ना, उसने इसको नाम दे दिया था फ्लूइड मॉजिक मॉडल, फ्लूइड मॉजिक मॉडल। फ्लूइड, बस सिंपल सी बात है कि कोशिका जो झिल्ली होती है लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, उसने साइंटिस्ट ने ये बात बता के और उसको एक नाम दे दिया था, जिसको नाम दे दिया था, क्या दे दिया था? क्या दे दिया था? द्रव्य मोजक सिद्धांत। लिक्विड, इंग्लिश वाले ध्यान देंगे, लिक्विड फ्लूइड मोजिक मॉडल, लिक्विड फ्लूइड मोजिक मॉडल दे दिया था भाई, लिक्विड फ्लूइड मोजिक मॉडल। ठीक है, दूसरा ये रुडोल्फ वर्चू की बात कर रहा है। रुडोल्फ वर्चू ने बताया था कि भाई रुडोल्फ वर्चू ने जो कोशिकाकुलर पैथोलॉजी शीर्षक एक निबंध में प्रकाश की थी, उन्होंने प्रमुख रूप से घोषणा की कि हर कोशिका एक अन्य कोशिका से प्री एग्जिस्टिंग सेल से बंधी, कोई भी एक सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल से बंधी। कब? ये तो हमें पता है, 1855। नहीं पता है तो याद कर लेना भाई, याद करनी पड़ेगी। कौन सा द्रव्य मैट्रिक्स भरा होता है? बताओ अब, इससे सिंपल क्वेश्चन क्या होगा? एसएससी सीपीओ में पूछा गया है। कोशिका द्रव्य होगा, और क्या होगा? साइटोप्लाज्म होगा, और क्या होगा? ठीक है, दूसरा ये तारक केंद्र की बात कर रहा है। अब ये इंपॉर्टेंट बात शुरू कि तारक केंद्र क्या होता है? तारक केंद्र क्या होता है? तारक, दूसरी बात, तारक केंद्र है ना, हम कल करेंगे। जैसे सेल डिवीजन होगा और सेल साइकिल होगी ना, उसके अंदर आएगा तारक केंद्र। तो तारक केंद्र माइक्रोट्यूबल्स की बात कर रहा है ये, ऐसे समझ नहीं आएगा, लेकिन ये हम कल करेंगे। प्रोटीन, ये पहले भी क्वेश्चन मैंने कराया था कि भाई इसमें लगभग 75% लेके चलना। 75 कहाँ पे आएगा? यहाँ आ जाएगा, तो ये हो गया। ठीक है, दूसरी माइटोकॉन्ड्रिया, देखो
एग्जाम्पल सीजीएल के अंदर पूछा है। माइटोकॉन्ड्रिया बताइए, जैसे हम गाड़ी में बैठते हैं भैया, हम नेक पिलो लगाते हैं, ऐसी कुछ स्ट्रक्चर होती है, वो ये रही। ठीक है, बताओ ये बीच में क्या मुश्किल है? क्या मुश्किल है, जल्दी बताओ। ये अंतर्गत कौन सा कोशिकांग एकल या समूह के रूप में छोटे बिंदुओं की तरह कोशिका द्रव्य में तैरते हुए दिखाई देते हैं? बताओ भैया, बताओ। ये पूछ रहा है कि जो कोई भी सेल होती है, उसकी जो सेल होती है, उसके साइटोप्लाज्म के अंदर ऐसे डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स तैरते हुए जो दिखाई देते हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? तो वो सारे के सारे क्या होते हैं? जैसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। रफ क्यों होता है? क्योंकि उसके ऊपर क्या होते हैं? राइबोसोम्स होते हैं। तो ये राइबोसोम्स की बात कर रहा है। किसी को अगर क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहे तो मैं एक बार जूम कर दूंगा भाई, जूम कर दूंगा। दूसरा मैं पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा भाई, पीडीएफ शेयर कर दूंगा भाई। अभी तो बस आपको केवल सीखना है, करना है। अगले क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो ये देखो, पहले ही जूम कर दिया। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोकैरियोटिक कोशिका यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल का उदाहरण है? तो बता दो प्रोकैरियोटिक सेल का कौन सा उदाहरण है। प्रोकैरियोटिक के अंदर हमने माइकोप्लाज्मा पढ़ा था, बैक्टीरिया पढ़ा था। बैक्टीरिया को ही क्या बोलते हैं? जीवाणु बोलते हैं, हिंदी में पता होना चाहिए इतना तो कम से कम, जीवाणु। ये आ गया। कौन सा गोलाकार संरचना कोशिका में राइबोसोम के निर्माण और संयोजक? बताओ अब। राइबोसोम कोई भी सेल होगी, उसका न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होगा जो राइबोसोम्स बनाएगा, तो न्यूक्लियोलस इसका आंसर आ गया। कोशिकाओं के अलावा कोशिकाओं के भीतर भी विभिन्न प्रकार के निर्जीव घटक होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? निर्जीव, नॉन लिविंग। नॉन लिविंग को क्या कहोगे? बताओ, जल्दी बताओ, नॉन लिविंग को क्या कहोगे? अब तक मैंने बताया है भाई ये क्वेश्चन की नॉन लिविंग को हम क्या कहेंगे? कोशिका द्रव्य का समावेशन कहेंगे भाई। ठीक है, कोशिका द्रव्य का समावेशन। यूकैरियोटिक कोशिकाओं के में प्रमुख सम्मिलक नत्रमिटियोसी की संदर्भ की 8 सहित विभिन्न कोशिकाओं प्रक्रियाओं में शामिल है। इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा पढ़ो भाई, दोबारा दोबारा पढ़ो, इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो। यूकैरियोटिक कोशिका केवल किसकी बात कर रहा है? यूकैरियोटिक्स की बात कर रहा है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में प्रमुख सूक्ष्म नलिका संगठन केंद्र, नलिका ट्यूबुल्स, किसकी बात कर रहा है? ट्यूबुल्स संगठन केंद्र कौन सा है जो संवेदी ग्रहण, गति, भ्रूण जनन सहित विभिन्न कोशिका प्रक्रियाओं में शामिल है? तो कौन शामिल है? केंद्र काय है, केंद्र काय है। ठीक है, कोशिका विभाजन के दौरान नई कोशिका भित्ति बनने के बाद किसका संचय होता है? बताओ अब। कोशिका विभाजन, तो ये तो विभाजन का क्वेश्चन है, तो ये तो कल ही करेंगे भाई। दो क्वेश्चन और है। अंतःद्रवी जलिका, बताओ अब। अंतःद्रवी का जली, ये बोल रहा है यह झिल्ली से बनी नालिका और परतों का नालिका, नालिका मतलब ट्यूबुल्स की बात की जाए, शीट्स की बात की जाए, पहले ही बताया था। चाहे हम बात कर लें गोल्गी एपरेटस की, चाहे हम बात कर लें एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम की। ठीक है, तो ये दोनों इन चीज़ों के बने होंगे भाई। तीन चीज़ें होती हैं, कल भी बताया था, वेसिकल्स, ट्यूबुल्स और शीट्स। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सही है। इसका संरचनात्मक रूप प्लाज्मा झिल्ली, बिल्कुल। जैसे देखो, कोई भी सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? लिपोप्रोटीन को। तो उसको क्या चाहिए? लिपिड और प्रोटीन चाहिए। तो सेल को लिपिड और प्रोटीन होता किसके पास है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास। तो बिल्कुल ये समांतर है भाई। ठीक है, तो दोनों इसके सही हो जाएंगे भाई। ठीक है, और देखो कहाँ पूछा गया, एमटीएस समूह जिसमें राइबोसोम्स एमआरएनए से जुड़ते हैं उसे क्या कहा जाता है? बस एक बात ध्यान रखो, राइबोसोम्स का नाम आ गया तो राइबोसोम्स हमें नहीं पता एमआरएनए क्या होता है, क्योंकि अब तक हमने ये पढ़ा नहीं है, बाद में पढ़ेंगे डिटेल में। लेकिन आर फॉर राइबोसोम्स, राइबोसोम्स क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा भाई। हमें तो बस इतना पता है कि राइबोसोम जो बनाएगा वो क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा। लेकिन यहाँ पे जो ये पोलिसोम, मतलब इस क्वेश्चन को एक बार छोड़ दो, ये कल को बता दूंगा मैं। इसका आंसर होगा वैसे तो पोलिसोम, कि वो जो राइबोसोम है मरने के साथ ट्रांसक्रिप्शन। छोड़ दो एक बार इस क्वेश्चन को। किस प्रकार की कोशिका में इल्लीबुध केंद्रक नहीं होती है? बताओ भाई, कौन सी प्रकार की कोशिका में ये नहीं होती है? नहीं होती है बोल रहा है, तो प्रोकैरियोटिक, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है भाई, प्रोकैरियोटिक में नहीं होती है। अंतर्द्विधा जालिका का कार्य क्या है? बताओ, बताओ, बताओ। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, स्मूथ की बात कर रहा है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम लिपिड और फैट बनाना होता है, लिपिड और फैट बनाना होता है, लिपिड और फैट। निम्नलिखित में कौन सी कोशिकांग एक छोटा गोलाकार संरचना है जो ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं के माध्यम से हाइड्रोजन पेरोक्साइड, पहले ही बताया था, जब भी ऑक्सीडेशन का नाम आ जाए, जब भी ऑक्सीडेशन का नाम आ जाए ना, जब भी ऑक्सीडेशन का नाम आ जाए तो पर ऑक्सीजोम, पर ऑक्सीजोम,
बताया था। पर ऑक्सीजन में जब भी ऑक्सी लिख जाए और जहाँ भी क्वेश्चन के अंदर ऑक्सीडेशन की बात आ जाए, जहाँ भी ऑक्सीडेशन की बात आ जाए, जहाँ भी ऑक्सीडेशन की बात, और वैसे ये किसकी करता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड हम रासायनिक विज्ञान के अंदर पढ़ेंगे, H2O2 होता है भाई, और जिसमें से पानी बाहर निकल जाता है। तो जब इसमें से H2 और एक ऑक्सीजन बाहर चला गया तो एक ऑक्सीजन बच गई, तो H2O मतलब पानी और ऑक्सीजन में ये कन्वर्ट कर देता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड को। ठीक है, बस हमें तो बस इतना ध्यान रखना कि पेरोक्सिज्म क्या कर देता है, ऑक्सीडेशन कर देता है। ठीक है, बस ये है भाई। ठीक है, अब इंग्लिश वालों को इतनी ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं। ठीक है, बाकी क्या है कि इसके 5 जो 10-15 क्वेश्चन है ना, वो कल करा लूँगा, क्योंकि आज तो कर ही लोगे। ठीक है, कल भी आपका एक बार रिवाइज हो जाएगा छोटा सा टॉपिक। ठीक है, सारी चीज़ें, और वो 10-15 क्वेश्चन हो जाएंगी। कल पता है क्या करेंगे, कल सेल डिवीजन को कंप्लीट करके जल्दी से, और इसके क्वेश्चन लगा के और अपना टिश्यू स्टार्ट करेंगे भाई, उत्तक को शुरू करेंगे। ठीक है, लेकिन भाई एक बात मेरी मान लो, एक रिक्वेस्ट है आपसे, बार बार कर रहा हूँ कि आज केवल आज की क्लास का आप रिव्यू देना और कमेंट 100% करना, जैसे भी क्लास आपको लगे।